जो भी ओल्ड एज में जिनका ऑन्कोलॉजी एक दो क्लास में पेंडिंग है कुछ डिजीज से, वो डिजीज मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। कल कंप्लीट नहीं होगा तो एक बार और लेंगे और 2 क्लास में मोस्टली 4-4 घंटे हम पढ़ेंगे और कंप्लीट हो जाएगा। तो कल सुबह 8:30 से 12:30 बजे तक और फिर 2:30 बजे से 7:30 बजे तक, और आई थिंक तब तक कंप्लीट है। शाम को तो मेनली पढ़े, मेरा तो नंबर नहीं होगा कल आई थिंक, पर जो भी होगा जब भी आएगा तो पुराने वाले जो भी है वो सब कल 8:30 के जो भी दोस्त जो भी है जिनका भी पेंडिंग है, अगर वो नहीं आ रहे तो उनको भी आप बोल सकते हैं हॉस्टल में जिनका पेंडिंग है वो भी कल आ सकते हैं। और अगर नए वालों को लगता है कि नहीं हमें भी पढ़ना है तो वो भी आ सकते हो, तो आप ज्ञान लेने आ सकते हैं। जब आप नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट का एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में एक और पॉइंट जो मैं भूल गया था, याद आया मुझे अभी। जब आप नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट का यूरिन टेस्ट करेंगे, प्रोटीन यूरिया में लिखा था यूरिन टेस्ट 24 आवर यूरिन कलेक्शन में किया था, याद होगा। और उसमें आपको क्या मिलेगा, प्रोटीन यूरिया विच इज मोर देन 3.5 ग्राम पर डे। इसमें जो हमें याद रखना है वो है इसका अपीयरेंस, अपीयरेंस ऑफ द यूरिन। सो अपीयरेंस में अगर हम बात करें तो इसका जो अपीयरेंस होता है इट्स लाइक बियर कलर यूरिन। बियर जो ड्रिंक करने वाला बियर होता है, अल्कोहल उसका जैसा कलर होता है यूरिन का। सेकंड थिंग, इट्स अ फ्रूटी और फोमी यूरिन। फ्रूटी और फोमी का मींस जाग। जब यूरिन को आप देखेंगे जैसे एल्बुमिन को अगर आप मिक्स करेंगे बोतल को तो उसमें बहुत सारे जाग बनते हैं, फोम बनता है। सेम वैसा ही यहाँ पे यूरिन के अंदर फ्रूटी या फोमी यूरिन होगा, और उसके साथ में अपीयरेंस जो कलर है वो कैसा रहेगा इसका, बियर कलर अपीयरेंस। और अगर आप उसको हैंड में लेके ऐसे उसको चेक करेंगे तो उसका जो नेचर है वो रहेगा वैक्सी, वैक्सी नेचर। वैक्स होता है, वैक्स को लेके ऐसे करते हैं वो जो स्लिपरी जैसा वैक्सी जैसा फीलिंग आता है वैसा यूरिन आएगा। और ये तीनों किसकी वजह से हो रहे हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से आपको ये यूरिन के अंदर देखने को मिलेगा, प्लाज्मा प्रोटीन। तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि बियर कलर यूरिन अपीयरेंस जो है वो कौन सी डिजीज में देखने को मिलता है, तो आंसर इज इन केस ऑफ नेफ्रोटिक, इट इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नॉट नेफ्रोटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में नहीं होगा। इस इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पे तो हमने लिखा था कोला कलर यूरिन या कोका कलर यूरिन या टी लाइक अपीयरेंस वहां पे देखने को मिलता है। आज का जो है कंडीशन वो है नेफ्रो, क्या हो गया नहीं नेफ्रोपोरोसिस, फ्रूटी या फोमी यूरिन। कौन कौन है ओल्ड एज, कितने हैं ओल्ड एज वाले? हाँ ठीक ठाक बहुत सारे हैं, ठीक है फिर तो बहुत है, चलेगा आ जाना सब है ना। उठ तो जाओगे यार, नहीं उठ मोटिवेशन नहीं होगा। हाँ उठ जाना है। अरे 9 बजे नहीं, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ डेली है। आप लोगों को तो 8:30 बजे उठना है, और कल तो संडे है, मेरा तो हमेशा सोने का टाइम होता है संडे को। लेकिन कल सुबह लेके उसके बाद हो सकता है शाम को भी फिर आना पड़े राउंड लेने एक बार। तो इसीलिए आप लोग अपने आप को मोटिवेटेड रखो। शायद सर्दी लगती है इतना जल्दी, नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। ये तो शुरुआत हो रही है, उसके बाद सर ने भी बोला है, वो सर को आज कुछ जुकाम हो गया इसलिए बोला मैं भी लूंगा, तो अभी वो 1-2 दिन बाद सर भी आएंगे आपके साथ में, जो कुछ एक आधी उनकी भी कुछ क्लास पेंडिंग है, अशोक सर। और उसके अलावा और कोई पता नहीं, देखते हैं किसका बाकी है, पुराने वालों का, नए के साथ नहीं। ये लिख लिया, चलिए। व्हाट इज नेफ्रोप्रोसिस, व्हाट इज दिस, क्या होता है? अगर हम किडनी की बात करें, किडनी का लोकेशन तो सबको पता है, कहाँ होती है किडनी? इट्स अ टाइप ऑफ रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन, रेट्रो पेरिटोनियल organ, and it is situated on the posterior abdominal wall, posterior abdominal wall. So basically like this is the abdomen and posterior part, like this is the anterior part of the abdomen and this is the posterior part, ये पीछे वाला part, ऐसे खड़ा है पर्सन, ये आगे वाला, ये पीछे वाला से हम बात करें। So किडनी का लोकेशन कहाँ होता है, इस posterior wall के ऊपर, इसके ऊपर। यहाँ पे क्या होगा आपका पेरिटोनियम, ये पेरिटोनियम, और इसके पीछे की तरफ होता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेट्रो पेरिटोनियल, इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द पेरिटोनियम। एंड ये जो किडनी होती है इसको जो है यहाँ पे, जैसे किडनी है यहाँ पे, ये एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच रहती है। ये क्या रहेगी, विद फाइब्रस टिश्यू, किडनी क्या रहती है, पेटी टिश्यू एंड फाइब्रस टिश्यू से इस तरह से अटैच रहती है, अटैच रहती है, क्योंकि कहीं भाग नहीं जाएगी इधर उधर। अगर नहीं रखेंगे तो कभी इधर गड्ढे में जाएगी, इधर जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। यस और नो? सो ये इस पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ में फेटी टिश्यू एंड फाइब्रस टिश्यू के साथ में क्या रहती है, इसमें से अटैच रहती है नॉर्मली। बट इन केस ऑफ नेफ्रोपोटोसिस द फाइबर व्हिच इज होल्डिंग दिस किडनी इज वीक और ब्रोकन डाउन, और नेफ्रोटाइज कुछ ऐसा कंडीशन हो गया या है ही नहीं, और उसकी वजह से किडनी को होल्ड करने वाला मैकेनिज्म लॉस हो गया, और किडनी होल्ड नहीं होगी तो फिर वो नीचे की तरफ गिरेगी, इधर उधर फ्लोट करेगी। इसलिए इसका एक और अदर नेम है, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग किडनी। इस डिजीज का एक और नाम क्या है, फ्लोटिंग, इधर उधर फ्लोट करती रहती है। जैसे जैसे पर्सन लाइक स्टेटिंग पोजीशन में हुआ तो नीचे चली जाएगी, इधर सोया तो इधर चली जाएगी, इधर गया तो इधर चली जाएगी, अलग अलग पोजीशन पे किडनी क्या करती रहेगी, मूवमेंट करेगी। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फ्लोटिंग किडनी। क्लियर? व्हाट इज नेफ्रोपोटोसिस? क्लियर? द मैकेनिज्म थ्रू व्हिच किडनी लोकेटेड एट वन प्लेस, उसके जो भी ये फाइबर या जो भी मैकेनिज्म है वो सारा लॉस हो जाता है, और उसकी वजह से किडनी एक प्लेस पे नहीं रह पाती, इधर उधर मूव करती है, फ्लोट करती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, नेफ्रोपोटोसिस। तो यहां लिखा हुआ है नेफ्रोपोटोसिस इज आल्सो नोन एज फ्लोटिंग किडनी, इज एन इंफीरियर डिस्प्लेसमेंट और ड्रॉपिंग ऑफ द किडनी, किडनी का ड्रॉप डाउन हो जाना। इंफीरियर तो जानते हो आप लोग, लाइक ये किडनी है, बड़ा नहीं मेरे पास कुछ, ये रिमोट लगा, ये किडनी है, ऐसे हम देखते तो आगे से एंटीरियर, पीछे से पोस्टीरियर, ऊपर से सुपीरियर और नीचे से इंफीरियर। सो इंफीरियर यानी लिखा इंफीरियर डिस्प्लेसमेंट, यानी नीचे से इधर से ऐसे जाएगी या ड्रॉपिंग, नीचे गिर जाना, क्योंकि इसको पकड़ने वाले सब जो थिंग्स है वो अवेलेबल नहीं है। मूव करें,
So displacement or dropping of the kidney. It occurs when the kidney slips from its normal position because it is not securely held in place by adjacent organs or its covering of the feet. किडनी के ऊपर जो कवरिंग है, जो आसपास के थिंग्स है, वो इसको होल्ड करके नहीं रख पा रही, और उससे किडनी क्या होगी, स्लिप होगी नीचे की तरफ. दिस इज नॉन एज नेफ्रोप्रोसिस. तो ये एक सिंगल टर्म है, बस याद रखना है. व्हाट इज नेफ्रोप्रोसिस? आंसर इज ड्रॉपिंग डाउन ऑफ द किडनी और फ्लोटिंग किडनी इज नॉन एज नेफ्रोप्रोसिस. एंड रीजन, जो इसका कवरिंग है वो नहीं है या वीक है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होगा. बड़ा घर जाके नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड अदर जो भी डिजीज हमने पढ़ी थी, एग्जाम जो होगा उसमें रिनल फेलियर आएगा. रिनल फेलियर का मैनेजमेंट, डायलिसिस, रिनल ट्रांसप्लांटेशन, उसके साथ में नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड उसके अलावा क्या पढ़ा था, नेफ्रोस्क्लेरोसिस पढ़ा था. और उसके अलावा भी पढ़ेंगे हमारे ये सारी डिजीज जो है, नेफ्रोपोटोसिस, नेफ्रोलिथियासिस एंड और यूरोलिथियासिस, और लगभग आज खत्म ही हो जाएगा ये, बस डायरेटिक थेरेपी बचेगा एक लास्ट. वो भी हो गया नहीं हुआ? कितना बचा है? अबॉर्शन, यस, लिख लिया, वो करें. अभी विंटर सीजन स्टार्ट हो रहा है, सो हो गया. अभी तक केजरीवाल आया नहीं है, बट फिर भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा विंटर स्टार्ट हो रहा है, तो अपने आप को क्या रखें, ध्यान रखें, सेफ बनाए रखें अपने आप को, क्योंकि पढ़ाई करना जरूरी है बीमार होने से ज्यादा. तो अपने आप को सेफ रखें और रजाई ओढ़ के पढ़ाई करते रहें. पढ़ाई करने का जो सबसे बेस्ट टाइम होता है वो होता है विंटर. सर्दी में सबसे बेस्ट जो है वो विंटर है पढ़ाई के लिए. है क्या डायग्नोसिस? डायग्नोसिस में कोज, कोज इज अपर इन्फेक्शन, जो है ऑटोइम्यून के ऑटोइम्यून. ओके, कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो पूछ रहे हैं. टेस्ट के लिए तो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस लिखा नहीं था ना, आई थिंक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस. क्या ऑप्शंस के इसमें कुछ क्वेश्चन है? नो नहीं, जो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस इट्स एन इन्फेक्टिव डिजीज, इन्फेक्टिव पैथोलॉजी, सो वी विल चेक फॉर इन्फेक्शन ओनली. जो आपका स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन इज द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर दिस डिजीज, सो उसके लिए हम ब्लड सैंपलिंग कर सकते हैं. किडनी बायोप्सी तो लेट स्टेज हो गया, तो एक तो आपके पास यूरिन माइक्रोस्कोपी है, इसके बेसिस पे हम ये सिम्टम्स आएंगे. दूसरा जो ब्लड सैंपल, हम ब्लड कल्चर हम कर सकते हैं, जिसमें स्ट्रेप्टोकोकल जो पैथोजन है वो आपको मिलेगा, प्रेजेंट मिलेगा, उससे हम कंफर्म कर सकते हैं. वही देखिए, ये दोनों, आइदर यूरिन माइक्रोस्कोपी अगर ऑप्शन में है, ये नहीं है तो ब्लड कल्चर, दोनों में से क्यों. हाँ हाँ, नहीं विद कंडीशन, हाँ, ड्यूरिंग पेट्रोल एनालिसिस और इमोनालिसिस. तो पेट्रोल एनालिसिस में तो हेपेरिन रिकॉर्ड नहीं है. नो इट इज नॉट डोज, जस्ट फ्लशिंग के लिए पर्पस है. ट्यूबिंग फ्लश हो गया, उसमें कोई फिक्स डोज है, वो पेशेंट के लिए नहीं है. इट इज नॉट फॉर पेशेंट, इट इज फॉर ट्यूबिंग फ्लशिंग ओनली. तो ट्यूब को फ्लश करने के लिए कितना चाहिए वो आप यूज करेंगे. नेक्स्ट, पता नहीं आप लोग इतनी बातें करते हैं, आप लोगों की बातें कभी खत्म नहीं होती है. अपने आप को थोड़ा चेंज किया करो. चेंजेस जानते हो लाइफ में, चेंजेस अगर आपको सीखना तो एक हस्बैंड और वाइफ से सीखना चाहिए. लाइक अरे मेरा नहीं रहा. सो होता क्या, मैं रात को जब सोता रहता हूँ ऐसे पता नहीं थॉट आते रहते हैं मेरे को, और मेरे थॉट पता नहीं ये हस्बैंड वाइफ से ज्यादा मैच करते हैं. सो अभी मैं कल ही ऐसे सोचा था बैठे बैठे, तो आपने देखा होगा कि जब पहली बार मुलाकात होती है, शादी नहीं हुई उससे पहले, बिफोर मैरिज शादी नहीं हुई उससे पहले, अभी पता ही नहीं शादी होगी कि नहीं होगी पता नहीं, पर वो जब वो दिन स्टार्ट होते हैं जहाँ पे सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन वो टॉप पे होते हैं. अभी तक ऑक्सीटोसिन आया नहीं है, उससे पहले वाली स्टेज. ऑक्सीटोसिन इज द मैच्योर, जो आपको एक बॉन्डिंग हार्मोन करता है, लेकिन वो नहीं, अभी तो अलग स्टेज, जहाँ पे दुनिया यही है, हम दोनों ही दुनिया है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है. सो जब ये स्टेज स्टार्ट होती है और जब दोनों इंटरेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, बातचीत करना स्टार्ट करते हैं, तो मोबाइल फोन जो होता है उसमें क्या नंबर सेव करना होता है. दिस इज वेरी बिग डिफिकल्ट टास्क टू सेव द नंबर ऑफ एनी पर्सन. सो नंबर जो सेव होते हैं वो स्टार्ट होते हैं, और फिर देखो कैसे उसमें धीरे धीरे चेंजेस आता है. ये बहुत एक लाइफ के साथ मैं इसको जोड़ के दिखाऊंगा आपको बाद में, कि लाइफ में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो जब बिफोर मेरी सब नंबर सेव होते हैं तो उसमें लिखा होता है, हाँ, इट्स नॉट बाबू, और ये जो नंबर से होते हैं पहले होते हैं माई बाबू, माई सोना, माई स्वीट हार्ट, पता नहीं क्या क्या होता. सो मैं उसमें सोचा था कि व्हाई इट इज माई, माई क्यों लिखा इसमें. तो वहां पे उसको ये दिमाग में रहता है कि माई लिखने से शायद लगेगा कि मेरा ही है, कोई दूसरा हक नहीं जता सकता है, वो इसलिए नाम होता है. फिर जब लगता है कि अब सगाई हो गई तो हो ही गई, अपना ही है अधिकार, तो बस, तो फिर वो माई हट जाता है, सिर्फ रह जाता है सोना, स्वीट हार्ट, बाबू जो भी है वो रह जाता है. आफ्टर दिस घर वालों ने शादी करा दी है, शादी होने के बाद आ गए, अब क्या है, उनको पता है अब तो दोनों परमानेंट सोशली एक्सेप्टेबल रिलेशनशिप में आ गए, अब कोई कहीं नहीं जाएगा. सो वो जो नाम होता है वो धीरे धीरे, जैसे शादी होने के बाद जब ऑफिस में जाएगा हस्बैंड या वाइफ कहीं और जाएगी, तो वहां पे अगर वो सोना बोलेगा, कौन कौन बोलता है आजकल सोना कॉलिंग यू या स्वीट हार्ट कॉलिंग यू, तो थोड़ा उनको अच्छा नहीं लगता. पहले बहुत अच्छा लगता है, अब नहीं लग रहा है. सो थॉट करता क्या करे, तो फिर वो क्या करते हैं, वाइफ जो है नाम लिखती है हस्बैंड, हस्बैंड लिखता है वाइफ. ठीक है, वो थोड़े दिन चला, फिर बाद में वो थोड़ा और फॉरवर्ड लगने लग गया कि यार ये भी अच्छा नहीं लग रहा है. सो मैंने एक दिन देखा एक पर्सन का फोन, उसमें लिखा एच एंड डब्ल्यू. सो मैंने उसको पूछा व्हाट इज दिस डब्ल्यू एंड एच. मेल पर्सन इज डब्ल्यू, वाइफ का लिखा डब्ल्यू, एंड हस्बैंड ने लिखा, जो हस्बैंड है उसका लिखा एच वाइफ ने. तो इतना शॉर्ट हो गया. अब थोड़े दिन बीत गए और अब क्या हो गए, बच्चे, फैमिली बढ़ गई, अब वो एच और डब्ल्यू बच्चे को समझ आता नहीं है एच क्या है डब्ल्यू क्या है, तो फिर वो नाम चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. फिर चिंटू की मम्मी, चिंटू के पापा. सो ये जो है चल रहा है लाइफ में. उसके बाद चिंटू बड़े हो गए, सब हो गया, अब बहुत ज्यादा लाइफ में उनको दोनों को इरिटेशन लग गया, पता नहीं कितने साल हो गए, 30 साल हो गए साथ रहते, पता नहीं एक आदमी इरिटेट कर दिया. सो नाम क्या है, प्रॉब्लम 1 एंड प्रॉब्लम 2, स्ट्रेस, पता नहीं क्या क्या नाम लिखते हैं लोग. सो दिस इज द चेंजेस. ये क्या है, चेंजेस अकॉर्डिंग टू कंडीशन. आप क्या कर रहे हैं, चेंजेस ला रहे हैं. सेम थिंग आल्सो इंप्लीमेंटेड ऑन लाइफ. आपको भी लाइफ में क्या करना है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या लाना है,
चेंजेस लाने, नाम चेंज नहीं करना है। यू हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, आपको चेंजेस लाना होगा और एडजस्टमेंट लाना होगा। अब अगर बच्चा है 2 साल 3 साल 4 साल का, उसने कहा सोना स्वीट हार्ट, बच्चा देखो सोना स्वीट हार्ट का फोन किसका आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपने चेंज कर दिया कि चिंटू की मम्मी, तो चिंटू भी समझ जाता है मम्मी का फोन आ रहा है, या चिंटू के पापा, समझ रहे हैं? वही आपको लाइफ में इंप्लीमेंट करना है कि आप भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या लेके आए, चेंजेस लाए, अपने आप को चेंज करें और जो सिचुएशन डिमांड करे उसके अकॉर्डिंग रहे, तो आप लाइफ में क्या करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे। नहीं तो फिर वो प्रोग्रेस चली रहा, चिंटू के पापा मम्मी वाला चलता ही रहेगा, वो बस आगे से आगे मूव करेगा। तो चलिए आगे नेक्स्ट, नेफ्रोपोटोसिस डेवलप मोस्ट ऑफन इन वेरी थिन पीपल whose adipose capsular renal phase is deficient। So यहाँ पे एक और इंडिकेशन या एक और कंडीशन है जिसमें मोस्ट कॉमनली आपको देखने को मिलेगा कि प्रॉब्लम किसमें होती है। तो जो थिन पर्सन होते हैं, ऑब्वियसली जो फैटी पर्सन है उसके बाद बहुत सारा फैट है, द पर्सन इज हैविंग मोर फैट, इज हैविंग अ थिक रेनल फेसिया और रेनल फैटी लेयर। बट जो थिन पर्सन है उसके पास ऑलरेडी फैट नहीं है, बाहर ही नहीं है, तो किडनी के पास कहां से आएगा, और उसकी किडनी के पास जब रेनल फेसिया डेफिशिएंट होगा, फैट नहीं होगा, तो किडनी इजीली इधर उधर क्या करेगी, क्लॉट करेगी, तो उनमें होने के चांसेस ज्यादा है। इट इज डेंजरस बिकॉज द यूरेटर में किंक एंड ब्लॉक यूरिन फ्लो। बेसिकली दिस इज द किडनी एंड दिस इज द यूरेटर, सो एंड दिस इज द ब्लैडर। यहाँ से किडनी फ्लोट करके नीचे की तरफ जाएगी, तो ये जो यूरेटर है वो क्या हो जाएगा, इस तरह से बेंड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, किंकिंग हो जाएगा। जब किंकिंग होगा तो सारा यूरिन किससे फिल होगा, किडनी में, और किडनी के अंदर हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगा, यूरिन फिल होगा, उसकी वजह से किडनी एनलार्ज हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा, और अदर कॉम्प्लिकेशन लाइक नेफ्रोटिक सिंड्रोम या फिर इन्फेक्टिव पाइलोनेफ्राइटिस जो अपन आगे पढ़ेंगे वो देखने को आपको मिल सकता है। सो दिस इज द प्रॉब्लम, जो इसमें प्रॉब्लम प्रेजेंट हो सकती है। क्लियर? तो अगर पूछा जाए कौन से इस ग्रुप में कौन से ग्रुप में ज्यादा देखने को मिलेगा, तो आंसर इज इन जो पर्सन होते हैं। और कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकता है, तो यूरिन फ्लो ब्लॉक होने से किडनी के अंदर वेरियस कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। वेरियस कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू ब्लॉकेज इन द यूरिन फ्लो। वो करें, उसके बाद इसके अंदर 2-3 डिजीज और हैं जो हम पढ़ेंगे, यूरोलिथियासिस एंड नेफ्रोलिथियासिस, पाइलोनेफ्राइटिस एंड प्रोस्टेटाइटिस। आई थिंक ये डिजीज बची है, और कुछ है? हाँ, सिस्टाइटिस, बस यही है। हाँ, सिस्टाइटिस एंड यूरिथ्राइटिस जो भी है वो तो सभी की है, पाइलोनेफ्राइटिस सब में इन्फेक्शन ही है, बस वो लोकेशन अलग है, बाकी कॉजेटिव एजेंट सब कुछ सेम, तो सारे में पढ़ा दूंगा एक के साथ। और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे जो डायबिटिक थेरेपी है, वो तो मोस्टली 2 क्लास और लगेगी आई थिंक मुझे जिसको कंप्लीट करने में, और ऐसे चलते चलते ये सिस्टम पूरा हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट, द रिजल्टिंग बिक ऑफ यूरिन, बिकअप यानी यूरिन वापस बिक फ्लो करेगा, put pressure on the kidney which damages the tissue, twisting of the ureter also causes pain। Nephroptosis is very common, about 1 in 4 people has some degree of weakening of the fibrous band and hold the kidney। ये नहीं लिखना, वही पॉइंट लिखा है, सेम फाइब्रस टिश्यू का वीक होने से होता है, तो ठीक है, वो हमने जो पहले लिखा वही सेम है। इसके अंदर जब नेफ्रोपोटोसिस वाले पेशेंट्स आपके पास आएंगे तो उसमें ये कंडीशंस होती है कि ये कंजेनिटल है या आफ्टर बर्थ डेवलप, कंजेनिटल यानी बिफोर बर्थ, जन्म से जो है वो है कंजेनिटल, और आफ्टर बर्थ होता है तो वो कंजेनिटल नहीं होगा। सो ये प्रॉब्लम बिफोर बर्थ है या आफ्टर बर्थ है, कौन सी है, ये कंजेनिटल है या आफ्टर बर्थ है? सो इट इज नॉट ए कंजेनिटल प्रॉब्लम। इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसका डेवलपमेंट होता है वो बर्थ के बाद ही होता है, बिफोर बर्थ देखने को नहीं मिलता है। डेवलपमेंट जो होगा बॉडी का, जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम देखेंगे, और अगर वहां पे पेशेंट बहुत थिन है, वीक है, मालनरिश्ड है, तो वहां पे ये डेवलप हो सकता है। अगर पर्सन में थिननेस नहीं है, मालनरिश्ड नहीं है, तो फिर ये होने के चांसेस नहीं होंगे। सो इट इज नॉट ए कंजेनिटल प्रॉब्लम, इट्स ए आफ्टर बर्थ जो है डिटेक्ट होने वाली प्रॉब्लम है। क्लियर, क्लियर? The resulting breakup of urine puts pressure on the kidney which damages the tissue, twisting of the ureter also causes pain। Next, बता दी इसको, ये नहीं लिखना, वो सेम पॉइंट लिखा है। यस, नहीं लिखा, आप तो आगे बैठो, जल्दी लिखना है आपको, तो ज्यादा दिखता है आगे वालों को तो नहीं। यस सर, मुकरे। नेक्स्ट इज, it is 10 times more common in female than male। Obviously male is having more fatty tissue compared to the female, and specifically अगर हम मेल की बात करें तो the fat tissue will be deposit mostly on the abdominal part in the male। मेल के अंदर जो सबसे ज्यादा फेट होता है वो कहाँ होता है, एब्डोमेन होता है, और उस वजह से मेल के अंदर होने के चांसेस बहुत कम है। बट इन फीमेल द एब्डोमिनल फैट इज लेस कंपेयर टू द मेल, एंड इसी वजह से फीमेल में होने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। बिकॉज इट हैपेंस ड्यूरिंग लाइफ, इट इज वेरी इजी टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम कंजेनिटल एनोमलीज। ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम जो है लाइफ जब बर्थ होने के बाद से होती है, इसलिए कंजेनिटल नहीं है, इसको हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कंजेनिटल प्रॉब्लम्स के साथ। सो दिस इज ऑल अबाउट द नेफ्रोपोटोसिस। नेक्स्ट, मुकरे। आई थिंक सर कुछ आपको पढ़ने की स्ट्रेटेजी बता रहे थे लास्ट में। हाँ, मैं भी पढ़ रहा था, शायद मैं फ्री हो गया था, तो मैं कहा मैं भी पढ़ता हूँ, क्या पढ़ा है, हैं? मेरा ही पढ़ा रहे थे। नहीं, सर ने बताया, वो परफेक्ट बताया, वो कुछ कम नहीं बताते हैं। यस, स्ट्रेटेजी सब आपकी अपनी होती है, बस जब आप सक्सेस हो जाओगे तो वो परफेक्ट हो जाएगी। जब तक आप सक्सेस नहीं हो तब तक आपको अधूरी लगती है, जिस दिन आप सक्सेस हो जाओगे तब आप लगेगा बिल्कुल परफेक्ट, यही करना है बस। बाकी एक्सपेरिमेंट, इट इज लाइक अ डॉक्टर ट्रीटमेंट। डॉक्टर का ट्रीटमेंट जानते हो आप? डॉक्टर को नहीं पता कौन सी मेडिसिन से किससे ठीक होगा, कितने डोज पे ठीक होगा, दे आर जस्ट डूइंग एक्सपेरिमेंट ओनली।
डॉक्टर जो स्टार्ट करता है वो एक मेडिसिन स्टार्ट करता है, 500 mg स्टार्ट किया, वो 2 दिन बाद वापस बुलाता है, 3 दिन बाद, या आप 3 दिन बाद वापस आना, फिर पूछता है आपके साथ कुछ नहीं हुआ, फिर वो 1 ग्राम लिखता है अगली बार, या चेंज करता है, दूसरा देता है, क्यों? क्योंकि उसको पता है इससे कुछ हुआ नहीं तो हम नया दो, फिर वापस 3 दिन बाद बुलाएगा। सो एक से तो ठीक होना ही है। सेम थिंग इंप्लीमेंटेड ऑन यू, आप भी कोशिश करते रहो, ये तरीका अपनाया, इससे नहीं हुआ तो दूसरा तरीका अपनाया, उससे नहीं, तीसरे से अपना, कोई ना कोई एक फिट होगा और आप लगा हाँ ये अब ठीक है, ये मेरा परमानेंट है। तो कुछ नहीं है, मेहनत एक ही है, वो मेहनत करते रहो, जहां लगे इंपॉर्टेंट लगे उसको पढ़ते रहो और कंटिन्यूटी बना के रखो, सिलेक्शन बहुत इजीली हो जाता है। और नर्सिंग में तो सबसे इजी सिलेक्शन होता है। आप दूसरे एग्जाम की बात करोगे, अगर हम अगर हम बात करें यहाँ पे अदर फील्ड की, अगर आप किसी टीचर की बात करोगे, RSIS एग्जाम की बात करोगे, या और किसी अदर एग्जाम की बात करोगे, तो वहां इतनी सारी भीड़ है कि जिसके कंपेरिजन में आपके पास इतनी भीड़ नहीं है। वहां पे कोई रिजर्वेशन नहीं है, आपके पास 80% रिजर्वेशन है, आपके पास हर 6 महीने में फिक्स्ड वैकेंसी है, आएगी और आप ज्वाइन भी करोगे। उनकी वैकेंसी लटकती रहती है 1 साल 2 साल तक, वो बेचारे सिलेक्शन हो गया लेकिन फिर भी घूम रहे हैं। आधे लोग ज्वाइन कर लिया, वो डर में बैठे अभी हमें रिजेक्ट ना कर दे, ऐसे की जो भर्ती हुई थी उसमें आधे लोग डर लग रहा है कैंसिल ना कर दे, 6 महीने ज्वाइन कर लिया उनको हुए, अभी भी उनको डर लग रहा है कि कैंसिल हो गई वैकेंसी तो क्या होगा। आपके ऐसा कुछ नहीं होगा, सब कुछ सिक्योर है, पहले दिन से सैलरी आपकी बराबर 80-70 हजार जो है वो मिलेगी। उनकी 2 साल तक बेचारों को 20 हजार मिलते हैं, फिर 2 साल बाद वो बढ़ती है, वो 2 साल तक रोते रहते, कुछ नहीं होता है। आपको पहले दिन से फुल सैलरी में कोई इश्यू नहीं है, और आराम से कुछ नहीं ले जाना है, अपने पैंट शर्ट पहना, जूते पहने, हाथ हिलाते हुए जाओ और वापस आ जाओ, कुछ नहीं चाहिए। इवन पेन भी हमसे मिलता है, अगर आप नहीं ले जाते हो तो वहाँ फार्मेसी वाले पास स्टोर में होता है, वहां से ले लो, 2 रुपए का पेन देते हैं, एक दिन चलाओ अगले दिन वापस ले लो, कुछ नहीं ले जाना है। ऐसी नौकरी जो आपको बिल्कुल 100% सिर्फ आउटपुट देती है और कुछ नहीं आता है। ये सुनो, आज एक इंसिडेंट हुआ था, लाइक हमारे पास जो एरिया है पोस्ट ऑपरेटिव एरिया, वहाँ पे एचडीयू है, 4 बेड का एचडीयू है, और एचडीयू यानी हाई डिपेंडेंट यूनिट, आईसीयू बेड बना रखे। तो वहाँ पे एक पेशेंट था 90 ईयर ओल्ड अम्मा जी, उसका एसाइटिस था, पेप्टिक अल्सर रप्चर था, और उसको ऑपरेट किया गया था, नाइट में ऑपरेट किया, कल ही ऑपरेट किया था। सो वहाँ पे वेंटिलेटर पे थी, मैं एज ए टीम वहाँ पे था, और उसको जो असाइन स्टाफ थे, 2 गर्ल्स जो थी वो दोनों असाइन थी। सो सडनली वो पेशेंट क्रश हो जाता है, नहीं तो मतलब कार्डियक अरेस्ट हो जाता है उसका। अब जैसे कार्डियक अरेस्ट हुआ, उसका वो सब जीरो, बीपी जीरो कम, बिल्कुल ने के बराबर बीपी ऐसे, तो वो दोनों गर्ल्स रोने लगी। सो मैं गया, क्या हुआ, मर गया, मर गया तो क्या, आप क्या करें, पैकिंग की तैयारी करो, तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारी नानी लगती है क्या? सो वहां पे आप देखोगे, इसको बोलते हैं इमोशन, दिस इज इमोशन। एज ए मेडिकल पर्सनल, हॉस्पिटल में अगर आप, मैंने बहुत सारे रूल बताए आपको, हॉस्पिटल में कोई खाने के लिए बोले तुरंत खा लो, सोने के लिए बोले तुरंत सो जाओ, वेट नहीं करना। वैसे ही कभी भी कोई भी इमोशन आपके फेस से या आईज से कोई भी इमोशन शो वहां पे नहीं होने चाहिए। अगर आप इमोशनल पर्सन हो तो उसको खत्म कर दो, यू हैव टू बी कंप्लीटली इमोशन लेस पर्सन, कोई भी आंसू नहीं आना चाहिए आपका। अब वो बेचारी वो क्यों रो रही है, उसको मैंने पूछा क्या हुआ, बोला अभी डॉक्टर मैं क्यों, आप पे क्यों करेगा अभी, क्या हो गया जो आप पे कुछ करेगा। फिर उसके बाद फिर उसको सीपीआर किया हमने, अब सीपीआर करे तो उनकी हाइट और बेड की हाइट ऐसे है, वो हाथ ऐसे, हाइट इज वेरी लो, उसका हाइट, अब बेड जो है वो कितना नीचा करे, पेशेंट इतना हेवी, पेशेंट को पहुंच ही नहीं पा रहे वहां तक, हाथ भले कितने पहुंचे तो नहीं, वो कंप्रेस नहीं कर पाते, सो सीपीआर कर नहीं सकते। सो फिर हमने सीपीआर स्टार्ट किया उसको, फिर पेशेंट को रिवाइव हो गया, वापस आ गया, अम्मा जी फिर जिंदा हो गई, ठीक हो गई, फिर जाके उसको अब ठीक है। सो इट्स होता है, एंजाइटी या स्ट्रेस वाली थिंग्स आती है, पर उससे आपको फाइट करना आना चाहिए। आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर जब आप पोस्टेड, आप लोग जब जाएंगे तो आप देखोगे कि वहां पे सिर्फ गर्ल्स ही दिखेगी चारों तरफ, क्योंकि अब सिर्फ 80%, लाइक जब हम लोग आए थे तब जो 550 थे हम लोग, उनमें से मैक्सिमम बॉयज थे, और इसलिए अभी भी लगभग बॉयज का रेशो बहुत ज्यादा है, क्योंकि वैकेंसीज के अकॉर्डिंग गर्ल्स जो है वो सारी अधिकतर आईसीयू या दूसरे एरियाज में है, ओटी में इतनी नहीं है अभी भी, तो बॉयज और गर्ल्स लगभग इक्वल दिखते हैं, तो ज्यादा बॉयज दिख जाते हैं फिर भी। बट जैसे जैसे आप लोग पहुंचोगे वहां तक और आप सेलेक्ट होकर जिस टीम में जाओगे, तो वहां पे तो फर्स्ट वैकेंसी से 80% गर्ल्स का रेशो है, तो वहां सारी क्या दिखेगी, गर्ल्स। तो आपको इमोशंस लेके वहां नहीं जाना है, सारे इमोशंस को यही छोड़ के, इधर ही छोड़ के जाना है, यही रख के जाना है वहाँ, बिल्कुल इमोशन फ्री। बिल्कुल जब हम जाते हैं इमरजेंसी में होके जाते हैं, वहां तो कुछ रो रहे होते हैं, कुछ लेके जा रहे होते हैं बॉडी, कुछ हार्ट रेट 1-2 भी ऊपर नहीं होती है या नीचे नहीं होती, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि यार कुछ ऐसा अपने साथ कुछ होगा, क्या पता उस टाइम इमोशन आएंगे नहीं आएंगे, पता नहीं, पर क्या करें, वो अपना प्रोफेशन है, आपको क्या करना है, इमोशंस लेस बनना पड़ेगा, तभी आप वहां पे काम कर पाओगे। आप ऐसे बैठ के वो पेशेंट आया, वहां पे रो रहे हो, तो फिर बेचारा वो कैसे वापस आएगा, आएगा क्या? इमीडिएटली क्या करो, उसको सर्वाइव रिवाइव करने के लिए आप जो कर सकते हो वो करो, इमोशंस मत दिखाओ वहां पे, चलिए आगे। द नेक्स्ट वेरी common things that is nephrolithiasis or urolithiasis. So lithiasis means stone and nephro means kidney and uro means आपका ब्लैडर, यूरेटर एंड यूरिथ्रा। 3 पार्ट हमने स्टार्टिंग में भी लिखा था फर्स्ट क्लास में। सो जब when person is having stone in the kidney is known as nephrolithiasis and when person is having stone in the ureter, bladder or urethra it is known as urolithiasis. stone का मींस है पत्थर खाया और वो पत्थर आपके stone बन गया है। पहले से ही मानते थे कि बहुत ज्यादा पत्थर खाए और अंदर क्या बन गया, ऐसे पत्थर बन गया। इट इज नॉट लाइक दैट। जो हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट है, आफ्टर मेटाबॉलिज्म जो मेटाबॉलिक वेस्ट फॉर्म होते हैं, वो मेटाबॉलिक वेस्ट एक्यूमुलेट होकर हार्ड स्टोन लाइक थिंग बनाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टोन बोलते हैं। लाइक कैल्शियम बहुत सारा एक्यूमुलेट होकर कैल्शियम स्टोन बना देगा, ऑक्सलेट कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बन जाएगा, सिस्टाइन स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन, अलग अलग टाइप के स्टोन आपके देखने को मिल सकते हैं। So stone in the kidney is called nephrolithiasis and stone in the urinary tract like ureter, bladder and urethra is known as urolithiasis. तो ये तो टर्म सिंपल सा डेफिनेशन है, पास पता नहीं क्या हो रहा है। तो अभी 2 ही दिन है टेस्ट से पहले, संडे एंड मंडे, ट्यूसडे को टेस्ट होगा। इस बार नंबर सबके अच्छे आने चाहिए, क्योंकि इस बार भी क्वेश्चन मेरे ही ज्यादा होंगे और इस बार भी 100 क्वेश्चन बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि बहुत सारी डिजीज पढ़ा दी मैंने, बट इस बार तो आपको दूसरे संडे मेरे से ज्यादा पढ़ाया है, तो उनके क्वेश्चंस भी आएंगे, 50% मेरे होंगे और 50% उन दोनों के होंगे। तो आप पढ़ाई करें और अच्छे नंबर लेके आए, अपने लेवल को इंप्रूव करें, कॉन्फिडेंस लेके आए अपने अंदर, नेगेटिव मार्किंग को क्या करें,
कम करें एग्जाम में। प्लस जो है आप सोचते हो ज्यादा नंबर लाने मुझे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ये सोचो कि मुझे गलत कम करने हैं। जब आप गलत कम करोगे ना तो नंबर ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएंगे। बट आप लोगों का जो मोटो रहता हो क्या, मुझे इस बार ज्यादा नंबर लाने हैं। और आप क्या सोचते हो ज्यादा नंबर कैसे आएंगे? ज्यादा क्वेश्चन करने से। ज्यादा क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे? तुक्के मारने से, बाकी तो होंगे नहीं। तो आप जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे और उसमें जितने ज्यादा रॉन्ग होंगे उतने ही नंबर क्या आएंगे, कमाई। तो आपका जो टारगेट है वो क्या रखो कि मुझे गलत पिछली बार 10 किए थे तो इस बार 10 से कम करने हैं। आप 10 से कम गलत करोगे तो नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। ये क्वेश्चन से 1.33 नंबर बढ़ रहा है वैसे ही, अगर आप राइट ज्यादा कर रहे हो तो। इसीलिए नेगेटिव पे अपना कंट्रोल रखो, ऑटोमेटिकली नंबर बढ़ेंगे। और एग्जाम में बहुत बेनिफिट मिलेगा कि आप अपने आप की कलम को रोक पाओगे। नहीं नहीं आ रहा तो नहीं करना है। यहाँ पे आपकी कलम रुकती नहीं है, कोई बात नहीं, बढ़ दो इसमें, बी कर दो। उसको रोकने की कोशिश करोगे, नहीं आ रहा छोड़ दो, इसे पास नहीं जाना है। आप नहीं रोक पाते, फिर यही आदत वहां आएगी कि यार कर्सर दबाई दोगे, चलो बीट लगा देते हैं इसमें भी, तो वो वहां पे गलत इंपैक्ट आएगा और आपके नंबर कम आएंगे फिर। सो ये हैबिट्स अभी से डालना स्टार्ट करो कि मैं जितने रॉन्ग कम करूंगा या करूंगी उतने ही मेरे नंबर क्या आएंगे, ज्यादा आएंगे। और ये बेस्ट प्रैक्टिस है। एग्जाम में कितने अटेम्प्ट करने वो इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में कितने गलत नहीं करने वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आप गलत आज से कम करने की कोशिश करेंगे। मैं डेली बेसिस पे गलत, देखो एग्जाम में कुछ गलत तो होंगे, कोई भी एग्जाम में बैठेगा उसमें गलती 2 4 5 क्वेश्चन तो गलत होते ही है। वो 100% कोई नहीं होता है। अभी तक किसी के नीट को छोड़ के हुआ तो हो सकता है, हमारे इसमें किसी के नहीं आएंगे कि 100 आउट ऑफ 100% मार्क्स आएंगे, नहीं आएंगे। एक आधा क्वेश्चन तो ऐसा आएगा जो आप यहाँ नहीं पढ़ोगे, मैं अभी भी बोल देता हूँ। और वो हमें भी पता तब चलेगा जब आपके क्वेश्चन आ जाएगा, फिर हम बोलेंगे यार ये तो हमें आता था पर क्यों नहीं पढ़ाया। लाइक एक क्वेश्चन आया, हार्मोनिक का पिक्चर आया था एक बार कुछ 2 3 साल पहले। सो वो हार्मोनिक का पिक्चर आया पर यहाँ पे हम हार्मोनिक का वो हैंड पीस दिखा 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 के थक गए, केबल एंड हैंड पीस। तो वो क्वेश्चन आया तब सोचा कि यार इसके पीछे उसको भी कनेक्ट करके वो भी दिखा देते तो क्या फर्क पड़ जाता। बट एग्जाम में पता नहीं क्या करता है वो, एक आधा ऐसा कहीं से लाएगा जो हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता कि क्या होगा, और उसका आंसर आप नहीं दे पाओगे। पर वो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो आ रहा है उसको आप क्या कर देते हो, गलत, तो फिर वो प्रॉब्लम आएगा। तो इसलिए नेगेटिव मार्किंग करना कम करो और उसकी आदत अभी से डालो। आप यहाँ सोच रहे हो कि इस पेपर में कुछ नहीं हो रहा, भर दो भर दो भर दो, तो ये इंपैक्ट आगे जाके वहां भी पड़ेगा, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी में जा रहा है वो सारी चीजें। सिगमंड फ्रॉइड ने जो आपको पढ़ाया था वो थ्योरी जो पढ़ाई थी साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी, वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आपने चाइल्डहुड बचपन में जो सीखा वो आपकी पर्सनालिटी में से होता है। आपकी पर्सनालिटी में दिखता है, दिखता नहीं दिखता है। लाइक थम सकिंग जो मैं बार बार बताता हूँ, वो आपकी पर्सनालिटी को दिखाता है। कैसे कि लाइफ में आपने क्या सीखा, कि अगर मेरी लाइफ में बच्चे थे तब एक टेंशन वाली स्ट्रेस वाली कोई भी स्टेट आएगी तो क्या है, एक 6 महीने के बच्चे की लाइफ में स्ट्रेस आता है तो उसको क्या लगता है, क्या सिखाया गया वहां पे 6 महीने में। भाई मेरे 6 महीने का बच्चा स्ट्रेस, स्ट्रेस एक ही होता है, भूख। उसकी लाइफ में तो एक ही स्ट्रेस है 6 महीने में, क्या भूख लगनी, और भूख लगी तो उसने क्या सीखा, मुझे क्या करना है, रोना है, काई करता है बच्चा। वो अगर आपने अपना आप रिजोल्व नहीं किया तो आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे होंगे स्ट्रेस आती रोने लग जाते होता है। कुछ लोगों ने उसको रिजोल्व किया, मम्मी आती है और मम्मी ब्रेस्ट फीड करती है, स्ट्रेस खत्म हो जाता है और वो आपके माइंड में रह गया और पर्सनालिटी में डेवलप हो गया। और कुछ लोग उसके बाद पर्सनालिटी को अपने अंदर लेकर जैसे स्ट्रेस आएगा नेल बाइटिंग करेंगे, थम सकिंग करेंगे, पेन पेंसिल, या फिर कुछ लोग स्ट्रेस आते ही ड्रिंक करेंगे, अल्कोहल ड्रिंक करेंगे, सिगरेट स्मोकिंग करेंगे। ये सारा इंपैक्ट क्या है, वो जो आपने बचपन में सीखा हुई क्या, ओरल स्टिमुलेशन। आप एक पर्सन को बोलो कि आप अल्कोहल क्यों पी रहे हो, उसको बोलो एनजीटी बजा के 2 बोतल पिला देता हूं मैं, उसको मजा नहीं आएगा, उसका स्ट्रेस खत्म नहीं होगा। उसका स्ट्रेस कब होगा, जब क्या होगा, ओरल स्टिमुलेशन होगा। आप सिगरेट स्मोकर को बोलोगे तेरे को मैं निकोटीन के 4 पेज लगा देता हूं, उससे 4 सिगरेट जितना मिलेगा, फिर भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा, जब ओरल स्टिमुलेशन मिलेगा। सो ये कब सीखा, फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में, जब ओरल फेज चल रहा था, सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग, नॉट अकॉर्डिंग टू मी। सो यही चीज यहाँ पे कि अगर आप पेपर में अभी से गलत कम करना, कंट्रोल करना सीखोगे तो वो वहां भी दिखेगा कंप्यूटर पे। और अभी आप इसको लाइट लोगे ना, कुछ नहीं हो रहा इसमें तो भरी तो सारे कुछ नहीं, वहां भी यही होगा कुछ नहीं हो रहा, भर दो सारे, 2 4 तो गलत होंगे, बाकी तो राइट तुक्के हो जाएंगे, तो नहीं होंगे। कभी भी राइट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा नहीं होती है, इक्वल होती है हर क्वेश्चन की। अगर आप तुक्के मार रहे हो तो हर एक ऑप्शन में 25% चांसेस है कि राइट होगा, या 25% चांस है कि वो गलत होगा। अब कौन सा होगा, आपकी किस्मत। पर किस्मत कुछ होती नहीं है, किस्मत सबकी खराबी होती है, अच्छी वाली कोई लेके पैदा नहीं होता है, वो किस्मत तो आपको बनानी पड़ेगी, यस और नो। और बाकी दुनिया वाले फिर पीछे पड़ जाएंगे, कोसते रहेंगे आपको। यस, दुनिया वाले तो ऐसे होते हैं। मैं कल को सुन रहा था, उसने बोला कि इस दुनिया में जन्नत सी कोई हर चीज, जन्नत सब हम, हमारी जो इच्छा होती है, ख्वाहिश होती है, हम सब क्या सोचते हैं कि बस जन्नत मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए, बस जन्नत हो जाए। तो जन्नत पता नहीं क्या है, वो कल मुझे पता चला जब मैं मूवी देख रहा था, उसमें लड़की का नाम था जन्नत। तब समझ आया कि सबकी ख्वाहिश क्या है, जन्नत। पर वो जन्नत नहीं है, लाइफ में वो जन्नत नहीं है। जन्नत का मतलब कुछ जो आप सुकून मिले, पैसे के पीछे पड़े, पैसे से जन्नत नहीं मिलती है। पैसे सबसे ज्यादा दुनिया की टेंशन स्ट्रेस, नहीं है तो भी टेंशन, है तो भी टेंशन, नहीं है तो कैसे लाएं, है तो कोई ले गया तो चोरी हो गया तो कम हो गया तो क्या होगा, उसी में पड़े रहते हैं। सो जो मैं बोल रहा था कि जन्नत, इस दुनिया में जन्नत से कोई ख्वाहिश नहीं, जन्नत जैसी कोई ख्वाहिश नहीं, और जो बिन ठोकर के ले जाए मंजिल तक, ऐसी कोई राह नहीं, ऐसी कोई रास्ता नहीं बना जिसपे आप मंजिल तक पहुंच जाओगे और ठोकर नहीं लगेगी। इस दुनिया में बिना मतलब के कोई खेर नहीं पूछता, इस दुनिया में बिना मतलब के कोई खेर नहीं पहुंचता, क्योंकि ये दुनिया है तेरी और मेरी माँ नहीं। तो याद रखे, जहां भी जाओगे हर जगह पे लोग तो है ताने मारने के लिए तैयार है। अगर सक्सेस नहीं होगे तो आपको इतना जलील कर देंगे ना, आप सोचोगे बस हो गया, मेरा तो हो गया, बस अब नहीं रहा जा रहा है, नहीं किया जा रहा। तो इससे बेटर यहाँ से जब जाओ तो प्राउडली नर्सिंग ऑफिसर बन के जाना है, सारे पैरों में आएंगे, हाँ ये अब आए हमारे गांव के प्राउड आ गए, न्यूज पेपर पर, न्यूज में हर जगह आप ही छाओगे, और बिना उसके गए तो फिर कोई केयर नहीं पूछेगा। चलो आगे नेक्स्ट, कोर्स फॉर यूरोलिथियासिस। कोर्स के अंदर कुछ यहाँ पे डाइटरी फैक्टर्स जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर क्रिस्टलाइजेशन को प्रिवेंट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं उनकी डेफिशिएंसी हो सकती है, जो हम यहाँ देखते हैं। सो इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। आप डाइट में कैल्शियम ऑक्सलेट बहुत ज्यादा खा रहे हैं, कैल्शियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज्यादा है। कुछ कंडीशंस जो हम पढ़ते हैं, जैसे पेशेंट को ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम हो गया तो वहां पे यूरिक एसिड एक्सेसिव बनता है, पढ़ा था हमने। आप पेशेंट को कीमोथेरेपी दे रहे हैं, कीमोथेरेपी में हमने ड्रग पढ़ा था, याद होगा, यस, वैसे ड्रग, कौन सी ड्रग, यूरिक एसिड कैसे बनता है, यूरिन, सुना है, यूरिन नाम से कोई ड्रग पढ़ी थी हमने, दैट इज एलोप्यूरिनोल। वेरी गुड, एलोप्यूरिनोल। एलोप्यूरिनोल क्या है, सो एलोप्यूरिनोल इज ए xanthine oxidase inhibitor, इट्स नॉट ए कीमोथेरेपेटिक एजेंट। ये तो प्रिवेंट करती है उसके कन्वर्सन को, सॉरी,
जो आपकी ड्रग है प्यूरिन ड्रग, उसके कन्वर्सन को प्रिवेंट करती है। ड्रग का नाम क्या है? और मेथोट्रेक्सेट। कहां मेथोट्रेक्सेट में प्योर होता है? द नेम ऑफ द ड्रग जो मैंने आपको पहले जो ऑन्कोलॉजिकल पढ़ने आएंगे पढ़ गया ना कल, दैट इज मरकैप्टो प्यूरिन, पढ़ा है ना? दिस इज द मरकैप्टो प्यूरिन विच चेंज मेटाबॉलाइज होगा, इससे क्या बनेगा? यूरिक एसिड। और ये यूरिक एसिड जो बनाने का एंजाइम है उसका नाम क्या है? ज़ैंथिन ऑक्सीडेज। ज़ैंथिन ऑक्सीडेज। So in the presence of xanthine oxidase, the purine will be converted into the purine will be metabolized and the waste product is uric acid. So अगर आप पेशेंट को ये ड्रग दे रहे हैं तो बॉडी में प्यूरिन का लेवल बढ़ेगा और उससे क्या बनेगा? एक्सेसिव यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड बनेगा तो उससे यूरिक एसिड स्टोन बन सकता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम ये एलोपेंडोल देते हैं, जो जिसको हम बोलते हैं xanthine oxidase blocker या xanthine oxidase inhibitor। ये ड्रग इस एंजाइम को ब्लॉक कर देती है, इसकी वजह से इसका कन्वर्सन नहीं होगा, यूरिक एसिड नहीं बनेगा और प्रॉब्लम कम होगी। Deficiency of substances that prevent crystallization in the urine such as citrate, magnesium, nephrokelcine, uropontine, ये जो सब्सटेंस है यूरोपोंटाइन, नेफ्रोकेल्सिन, मैग्नीशियम या सिट्रेट, ये क्या करेंगे? जब आपका ये कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड जब यूरिन में जाएंगे, लाइक ये कैल्शियम है और इसके साथ में आपके यूरिन के अंदर सिट्रेट है या फिर फॉस्फेट है, ऑक्सलेट है, ये सारे यूरिन में प्रेजेंट है। कैल्शियम की प्रॉपर्टी है चिलेटिंग प्रॉपर्टी, चिलेटिंग चिपकने वाला, एक दूसरे के साथ क्या होता है? इजीली चिपक जाता है। सो जब यूरिन में कैल्शियम भी है और सिट्रेट भी है या कैल्शियम और फॉस्फेट है, कैल्शियम ऑक्सलेट है, तो ये इजीली क्या बना सकता है? इनके साथ बोल्ड बना के चिपक जाएगा और क्रिस्टल बना देगा, क्रिस्टलाइजेशन कर देगा। और जब बहुत सारे क्रिस्टल बनेंगे तो वो क्या बना देंगे? आगे जाके स्टोन फॉर्मेशन कर सकते हैं। सो इस क्रिस्टलाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए हमारी बॉडी में क्या होता है? लाइक मैंने सिट्रेट यहाँ लिख दिया, सिट्रेट तो डिफरेंट नहीं कहा, सिट्रेट, मैग्नीशियम, नेफ्रोकेल्सिन एंड यूरोपोंटाइन, ये सब्सटेंस क्या करेंगे? सारे इस बोल्ड को बनाने से प्रिवेंट करते हैं, कैल्शियम को बाइंड होने से रोकते हैं ऑक्सीडेट के साथ में, आपके इस फॉस्फेट के साथ में। और जब बाइंडिंग नहीं होगी तो क्रिस्टल नहीं बनेंगे, क्रिस्टल नहीं बनेंगे तो स्टोन फॉर्मेशन नहीं होगा। बट कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जिनकी बॉडी में इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, लाइक सिट्रेट की डेफिशिएंसी है, यूरोपोंटाइन की डेफिशिएंसी, इसकी डेफिशिएंसी, मैग्नीशियम नहीं है, तो फिर कैल्शियम क्या हो जाएगा? फॉस्फेट के साथ बाइंड होगा और उससे क्या बन जाएगी? स्टोन आपको देखने को मिल सकती है। डिक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम, जितने भी पेशेंट्स आते हैं जो रीनल स्टोन या यूरो स्टोन के साथ आते हैं, उनमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि पर्सन फ्रीक्वेंटली डिहाइड्रेटेड रहता है। लाइक कुछ ऐसे लोग जो ऐसे एरिया में वर्क करते हैं जहाँ पे वाटर की जो जैसे कुछ बिल्डिंग पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है वहां वर्क कर रहे हैं, अब साथ में पानी लेके नहीं है, बोतल नहीं है, ऊपर चला गया, वो 4 घंटे 6 घंटे तक वही काम कर रहा है, फिर नीचे आएगा तब पानी पिएगा, या क्लास ले रहे हैं 12 घंटे की और पानी पी नहीं रहे, होता है तो भूल जाते हैं पानी पीना। बहुत ऐसी थिंग्स होती है जहाँ पानी भूल के पता ही नहीं पानी का पी नहीं रहे। जब लंबे लंबे टाइम तक पानी वाटर ड्रिंक नहीं करेंगे तो बॉडी के अंदर ये क्या हो जाएंगे? क्रिस्टलाइजेशन होकर स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन्फेक्शन, यूरिनरी स्टेसिस, स्टेसिस का मतलब नीरो हो जाना यूरिनरी ट्रैक्ट का, और इमोबिलिटी, ये सारी चीजें क्या करेगी? आपके स्टोन फॉर्मेशन को इंक्रीज करेगी और उसकी वजह से स्टोन बन सकता है। तो ये सारे आपके कोज है स्टोन फॉर्मेशन के। मिट्टी खाने से या जो आपका स्टोन है, पत्थर है, उसको खाने से कुछ नहीं होता है, स्टोन बनता है इंटरनल फैक्टर के साथ में। तो आप अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए, बचाए रखने के लिए इन सबको अवॉइड करें, लाइक इन्फेक्शन, यूरिनरी स्टेसिस या फिर मोबिलिटी प्रॉपर रखें। साथ में फ्लूइड जो ड्रिंक वाटर है वो ड्रिंक करते रहे, जिससे सारे सब्सटेंस बॉडी से जल्दी जल्दी क्या होंगे? आउट यूरिन के साथ हो जाएंगे और स्टोन बनने के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट मोस्ट कॉमन स्टोन की बात करें, हाइपर कैल्शियम, जब भी बॉडी में कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा, नियर बाय 75% जो स्टोन होती है वो आपकी होती है कैल्शियम स्टोन, और ये सबसे कॉमन स्टोन आती है। उसके अलावा यूरिक एसिड स्टोन जो 5 to 10% में देखने को मिलती है। स्ट्रोइड स्टोन, दिस इज द स्टोन व्हिच इज नोन एज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टोन। स्ट्रॉन्गेस्ट स्टोन, सबसे मजबूत स्टोन जो होती है वो कौन सी होती है? स्ट्रोइड, जो कि मल्टी सब्सटेंसेस से बनी, मैग्नीशियम, अमोनियम, फास्फोरस तीनों मिलकर स्टोन बनाते हैं और नियर बाय 15% केसेस में आपको मिलती है स्ट्रॉन्गेस्ट स्टोन, स्ट्रोइड स्टोन। इसका एक क्वेश्चन आया था, दैट इज कि कौन सी स्टोन है जिसको हम लिथोट्रिप्सी के थ्रू ट्रीट नहीं कर सकते? लिथोट्रिप्सी, लिथोट्रिप्सी आगे मैं पढ़ाऊंगा अभी। लिथोट्रिप्सी जानते हो? स्टोन को जो है शॉक प्रोवाइड करके लार्ज साइज ऑफ स्टोन को स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करना, दैट इज नोन एज लिथोट्रिप्सी। एंड फिर उसके बाद वो यूरिन के थ्रू बॉडी से क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा। सो दिस इज द स्टोन, स्ट्रोइड स्टोन, जिसको हम इसके थ्रू ट्रीट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और ये ब्रेक डाउन नहीं होता इनका। तो आपको इसके लिए सर्जिकल ऑपरेट करना पड़ेगा, सर्जरी करनी पड़ेगी, कट करके अंदर जाके निकालना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं होगा। एंड सिस्टाइन इज एन अमीनो एसिड स्टोन और ये होती है नियर बाय 1 to 2% केसेस के अंदर। सो दीज आर द स्टोन जो आपको देखने को मिल सकती है बॉडी में कॉमनली, जो मोस्ट कॉमन होती है चारों टाइप, उसमें सबसे कॉमन है आपका कैल्शियम स्टोन एंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टोन इज स्ट्रोइड स्टोन। देखिए मूव करें। नेक्स्ट इज यस, ठीक है। नेक्स्ट इज सिम्टम्स। सो स्टोन की बात करें, जो स्टोन होता है वो वैसे तो असिम्प्टोमेटिक होता है। इट विल कॉज पेन व्हेन इट कॉज ऑब्स्ट्रक्शन, जब भी यूरिन के फ्लो में कहीं पे भी यूरिनरी सिस्टम में या किडनी के अंदर कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा, इट विल कॉज सीवियर पेन। जो पेन होता है वो बहुत सीवियर पेन होता है, जिसको हम बोलते हैं व्हिच टाइप ऑफ पेन प्रेजेंट विद स्टोन, पता है मैंने पहले बता दिया था, दैट इज कोलिक नेचर ऑफ पेन, कोलिक की पेन। एंड लोकेशन जो है वो डिपेंड करेगी स्टोन की लोकेशन पे। लाइक स्टोन किडनी में है तो किडनी वाले एरिया में, लंग रीजन यहाँ पे जो आपका कोस्टोइड एंगल यहाँ पे पेन होगा। यूरिटर में है तो उसके हिसाब से, यूरिथ्रा में तो यूरिथ्रा के पोजीशन के अकॉर्डिंग आपको पेन देखने को मिलेगा। कोलिक की पेन का मतलब है इट्स अ सडन सीवियर शार्प पेन। इसके अंदर कुछ पेन का जो प्रेजेंटेशन होगा वो जैसा प्रेजेंटेशन होगा, पेशेंट को जब नॉर्मल तब तक चलता रहेगा, जैसे ऑब्स्ट्रक्शन होगा सडन सीवियर पेन होगा, और जैसे ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव होगा वापस ठीक हो जाएगा, फिर ठीक रहेगा, फिर सडन पेन होगा, फिर ठीक हो जाएगा ऐसे। सो इस तरह का पेन देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं कोलिक पेन, सडन सीवियर शार्प पेन आपको मिलता है पेशेंट में। सो पेन एंड डिस्कम्फर्ट, पेन विल बी कोलिक टाइप ऑफ पेन। स्टोन एट रेनल पेल्विस, अगर पेल्विस में है तो पेन कहां पे होगा? कोस्टोवर्टिब्रल पेन, बताया था कोस्टोवर्टिब्रल एंगल, दिस इज द
वर्टिब्रल कॉलम ये पीछे वाला, ये इधर ऐसे पीछे की तरफ से आप देख रहे हैं, ये आपका पीछे से जो वर्टिब्रल रिब्स है, दिस इज द 12th लास्ट वन है। सो दिस इज एंगल, ये जो एंगल बन रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, कोस्टो वर्टिब्रल, ये जो एंगल है दिस इज द कोस्टो वर्टिब्रल एंगल, एंड यही पे होती है किडनी। सो यहाँ पे आपको इस जगह पे सीवियर पेन देखने को मिलेगा अगर कहाँ पे प्रेजेंट है, रीनल पेल्विस में। हेमेचूरिया, ब्लीडिंग हो सकती है इंजरी की वजह से। पायूरिया, पायूरिया इज द पस स्टोन एट यूरेटर, यूरेटर में है तो जो यूरेटर की जो लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग पेन रेडिएटिंग डाउन टू द थाइस, पीछे से यहाँ से पेन स्टार्ट होगा, नीचे की तरफ जाएगा थाई में। अनेबल टू पास यूरिन, ऑब्वियसली जब यूरेटर में स्टोन होगा, लाइक ये यूरेटर है और यहाँ पे स्टोन आ गया तो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा पाथवे को और उसकी वजह से यूरिन पास करना पॉसिबल नहीं होगा। ये स्टोन की साइज लिखी हुई है, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द साइज ऑफ डायमीटर ऑफ द यूरेटर, डायमीटर ऑफ द यूरेटर लिखा है कहीं पे, diameter of the ureter, this is the diameter, so it is about 1 to 10 mm. Now if somebody asks you which size of stone spontaneously out from our ureter, 1 mm, less than 1 mm, 1 mm, 5 mm, less than 10 mm, आंसर तो आपके सामने ही है वैसे भी। so the diameter of ureter is 1 to 10 mm. 1 to 10 mm means यूरेटर जो है वो इस तरह से होता है, ऐसा फिक्स नहीं है कि कहीं पे ऐसे होता है यूरेटर, एक जगह पे नेरो है, एक जगह पे वाइड है, कहीं पे नेरो है, कहीं पे वाइड है। सो जो स्मॉलेस्ट डायमीटर है वो 1 mm है और जो लार्जेस्ट है कितना है, 10 mm है। सो 10 mm से तो कोई भी स्टोन बाहर जा सकता है, बट ये जैसे 9 mm का स्टोन यहाँ पे आ गया वो निकल जाएगा, लेकिन जब ये 1 mm में पहुंचेगा तो क्या यहाँ से आउट हो सकता है? सो जो आउट स्पॉन्टेनियस हो सकता है वो 1 mm या उससे स्मॉल साइज का हो सकता है, उससे बड़ा स्टोन कभी भी बाहर स्पॉन्टेनियसली नहीं आ सकता है। सो दैट्स व्हाई 0.5 टू 1 mm स्टोन पेशेंट पास स्पॉन्टेनियसली ऑटोमेटिकली हो सकता है। इफ द स्टोन साइज इज ग्रेटर देन 1 mm देन यू नीड फॉर एनी सर्जिकल अप्रोच जो हम करेंगे यहाँ पे। सो मोर देन 1 mm मस्ट रिमूव बाय द सर्जरी, सर्जरी के बिना वो निकाल पाना पॉसिबल नहीं हो। तो जो भी आपके साथ वाले थे जो अभी हॉस्टल में सेल्फ स्टडी करते होंगे, जिनको पता नहीं हो तो उनको भी आप बता सकते हैं, और जो नए वाले हैं अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो भी आ सकते हैं, उनके लिए कोई मना ही नहीं, ऐसा नहीं आपके भाई आपका नाम नहीं है, ठीक है। इफ यू आर इंटरेस्टेड प्रोसीडिंग फॉर 4 आवर्स ब्रेक नहीं होगा। हाँ, और ये हमारा कॉमन ट्रेंड है लॉन्ग क्लासेस वाला। अभी तो आप आए हो, आपको पता नहीं, अभी थोड़ा दिन बाद आगे क्लासेस। व्हेन वी हैव नॉट सेट 7 वीक कौन सा हो गया था, 7 हो गया, नॉट सेट 8 अभी 8 हो गया ना। जब नॉट सेट 8 आएगा तो फ्रॉम 1 अप्रैल टू 10 अप्रैल तक आपकी सारांश है, हाँ सारांश क्लासेस चलेगी, एंड जहाँ पे हर टीचर जो है आपके साथ आएगा और सुबह से शाम तक आप लोग पढ़ते ही रहोगे। सुबह स्टार्ट करेंगे, शाम को इसी टाइम 8 बजे एंड करेंगे हम, सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक। तो उसका पहले से हम क्या करें, हाँ जी क्या हो गया, अरे डरो मत, सब हो जाएगा, आप लोग कर लोगे, डोंट वरी, हम लोगों ने तो कर लिया पर आप लोग भी कर लोगे। आगे आ जाओ, नेक्स्ट असेसमेंट एंड डायग्नोसिस। सो इसको डायग्नोस करना बहुत इजी है। पहला है हिस्ट्री, पेशेंट को एक ही हिस्ट्री मेन होगा, वो होगा पेन, दर्द होगा, पेशेंट आएगा बोलेगा यहाँ दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है, इधर दर्द होता है, ऐसे होता है, आप इजीली उसको क्या कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। सेकंड थिंग रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, आप एक्सरे करेंगे और एक्सरे से आप इजीली लोकेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पेशेंट को क्या है, स्टोन है। सो एक्सरे केयूबी, केयूबी क्या है, किडनी यूरेटर एंड द ब्लैडर। अल्ट्रासाउंड से हम साइज जो है वो मेजर कर सकते हैं कि कितने एमएम का स्टोन है, और यूरिन टेस्ट में आपको जो भी फैक्टर्स हमने पढ़े कि कैल्शियम ज्यादा है, फास्फोरस ज्यादा, जो भी है वो पता चलेंगे, तो ये हम कर सकते हैं। और हिस्ट्री कलेक्शन से आप पेन का हिस्ट्री लेके भी पता लगा सकते हैं, हिस्ट्री क्लियर। नेक्स्ट मैनेजमेंट, स्टोन है तो अब उसको या तो बाहर निकालना, या ब्रेक करके निकालो, या सर्जरी करके निकालो, बस और क्या। और डाइटरी मॉडिफिकेशन जो है आपको रिक्वायर्ड होंगे। जब भी स्टोन का पेशेंट आता है तो एज ए नर्स आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पेशेंट इज एडमिटेड विद स्टोन एंड आपको जो है उस पेशेंट का एज ए नर्स फर्स्ट प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा, तो जो पहली प्रायोरिटी है हमारी वो है पेशेंट को कंफर्ट देना। और कंफर्ट है, पेशेंट को हो रहा है सीवियर पेन और उसको हमें क्या करवाना है, कम करना है, उसके लिए जो हम यहाँ पे जाएंगे वो पेन मैनेजमेंट हमारी पहली प्रायोरिटी है। सो फर्स्ट इज यूज NSAIDs, दैट इज नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी। एग्जांपल सर, साइक्लोपेनी, आइबुप्रोफेन, कॉमन एग्जांपल इज आइबुप्रोफेन जो हम यूज करते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। तो इसमें स्टेरॉइड नहीं है, स्टेरॉइड का प्रॉपर्टी है वो एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, बट ये नॉन स्टेरॉइडल है, स्टेरॉइड नहीं है, फिर भी इन्फ्लेमेशन का कहता है, रिड्यूस करता है बाय इनहिबिटिंग द COX-1 एंड COX-2। सुना है, नहीं सुना? हाँ, मैं इन एंड ऑफ सिस्टम NSAID भी पढ़ा दूंगा, एंड COX-1 COX-2 क्या है वो भी आपको एक बार एक्सप्लेन कर देंगे क्या है। सो नेक्स्ट आगे फ्लूइड इंटेक, जितना ज्यादा वाटर ड्रिंक करेंगे उतना ज्यादा यूरिन आउटपुट आएगा, उतना ही ज्यादा स्टोन के आउट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर स्मॉल साइज का है तो। अवॉइड प्रोटीन, प्रोटीन जो है वो जब आपकी बॉडी में ज्यादा होता है तो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन क्या होगा, ज्यादा, एंड जब यूरिक एसिड ज्यादा बनेगा तो स्टोन बनने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। सो एवरेज 60 ग्राम पर डे, सोडियम 3 to 4 ग्राम पर डे, और लो कैल्शियम। अवॉइड ऑक्सलेट कंटेनिंग फूड लाइक स्पिंच, स्ट्रॉबेरीज, टी, पीनट। तो ये जो थिंग्स है इनमें क्या होता है, बहुत ज्यादा ऑक्सलेट होता है और उसकी वजह से स्टोन बनने के चांसेस बढ़ते हैं। तो अगर स्टोन का कोई हिस्ट्री है तो आप इन डाइट्स फूड को क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, ऑक्सलेट कंटेनिंग फूड्स। टी तो हमारा फेवरेट है, विदाउट टी तो काम चलता ही नहीं है। टी के अंदर ऑक्सलेट भी है, उसके अंदर कैल्शियम भी है, मिल्क डालते हैं तो उसमें क्या है, कैल्शियम भी है और ऑक्सलेट भी है। और टी तो ऐसा है कि एक बार नहीं, मन नहीं भरता, ग्लास दूसरी बार भर गया, एक बार और ले लेते, थोड़ा सा क्या हो गया होता है। या सुनो, स्पेसिफिकली जब हम इधर इधर की बात करते हैं तो थोड़ी इतना वो जो आजकल आता है ना कप, देखा है, हाँ पैसों का पता नहीं पर वो जो कप आता है, इतना सा कप आता है ना कहीं पे,
लाइक जो चाय मिलता था तो पहले मिलता था तब भी 5 रुपए 10 रुपए का ही था, आज भी 5 रुपए 10 रुपए का ही है। बस जो चेंजेस हुआ है वो क्या हुआ है, पार्ले जी बिस्किट की तरह हुआ है। पहले पार्ले जी इतना बढ़ाता था, फिर इतना हुआ, अभी इतना, अब पता नहीं इतना सा कर दिया, रेट अभी भी 5 रुपए ही है उसकी, और रेट इंक्रीज नहीं हुआ है। सो कब इतना कर दिया, आप उसको जैसे ऐसे पकड़ के यूं करेंगे, खत्म। केवल उसको बोलते हैं टेस्टर, ये तो क्या है, टेस्टर है। चाय मीठी हुई नहीं हुई वो टेस्ट करने के लिए, हाँ मीठी है दे दो भाई, बोले नहीं हो गया इतनी है हमारे यहाँ तो। लाइक हम अमृतसर गए थे, सो वहां पे मैंने देखा इस चाय वाला सिस्टम। तो नाइट के 12 बज रहे हैं, वो भाई चाय बना रहे हैं, वहां के लोग अलग ही होते हैं, मस्त, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, पंजाब वाले लोग अलग ही होते हैं, जो भी होंगे पंजाब से, कोई है कोई पंजाब से नहीं है अपने पास में है, हाँ। सो वहां लगी मुझे, वो चाय बना रहा है इतने बड़े भगोने में, उसको बोला चाय दे दे भाई, बोला हाँ देते हैं भाई। उसने वो जो अपना ये जूस वाला जो कप होता है ना इतने बड़े बड़े, वो कप रख करके, ये क्या, तो हमारे तो यही है। फिर मैंने बोला ठीक है, उसने रखा उसमें से इतना, तो उसको भर दिया, भर के बोला टेस्ट करो। मैंने कहा ठीक है ला, मैं टेस्ट किया, और उस टेस्ट करने में मुझे तो 5-10 मिनट लगे। फिर पूछा कैसा है, मैंने कहा ठीक है, अदरक अदरक ठीक है, शक्कर वक्कर सही है, और डालूं नहीं, चाय में चाय भी होगी मेरे तो, हम तो इतने ही पीते हैं, आप क्या वही इतना भर के क्या करना है, और वो क्या इतना बड़ा पराठा रख देंगे, उसके पास में इतना बड़ा वो चाहिए चाय, एंड यहाँ लस्सी जो भी हो, चाय या लस्सी जो भी मिलता है वो रखते हैं, फिर वो पीते हैं उसको मजे से। तो इतना तो नहीं पीते हैं वैसे, वहाँ चाय यहाँ तो धीरे धीरे इतना हो गया, ऐसे ये करोगे खत्म। चलिए आगे नेक्स्ट, दैट इज एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल। आप जब अलग अलग स्टेट में जाते हैं तो बहुत फनी फनी थिंग्स होती है। हमने वहाँ पे उसको पूछा कि भाई वो गोल्डन टेम्पल जाना है, रास्ता पूछा एक भाई से, तो वो बोलते हैं रुको, मैं रुकी, इधर आओ, क्या हुआ, कहा वो बीड़ी सिगरेट तंबाकू कुछ पीते में, मैं भाई माफ, तो चलो कुछ, मैं नहीं भी, मैं आपको नहीं, अरे आप तो बैठो सही, नहीं आप, मैं पूछा रास्ता, रास्ता तो बता देंगे आप, पहले बैठो, वो पकड़ के बैठ गया, जाने नहीं दे रहा है, आपको तो आज तो लेके जाना पड़ेगा। मैं कहा भाई हम तो टच भी नहीं करते, तो हमें रास्ता बता। ऐसे लोग मस्त मुला, उनको कोई मतलब टेंशन नहीं, कुछ नहीं, आप बस आओ बैठो। सो ये एक्सपीरियंसेस अलग अलग सच में बहुत फनी फनी एक्सपीरियंसेस होते हैं, और मजा भी आता है सच में, लेने चाहिए, बट उसके लिए आपको एक बार क्या करना है, नर्सिंग ऑफिसर जितना जल्दी बन जाओ उतने मजे आएंगे। अगर नर्सिंग ऑफिसर नहीं बने, अभी गवर्नमेंट जो है आपको नर्सिंग ऑफिसर बनने के बाद वो भेजती है घूमने जाओ, पैसे हम देंगे। गवर्नमेंट जो है एलटीसी होता है वो देती है, जिसमें बहुत सारे जो आने जाने का टिकट्स का फेयर्स होता है, वो सारा पैसे मिलते हैं। आप वहाँ घूमने जाओ, हर साल में 2 साल में जो आपकी इच्छा है घूमो, पर वो कब आगा, जब आप नर्सिंग ऑफिसर बनोगे। इवन साथ में आपके वाइफ या हस्बैंड, आपके बच्चे और आपके माताजी और पिताजी सारे के पैसे देते हैं, एक ही नहीं सबके, तो इतने लोगों को आप घुमाने ले जा सकते हो, बट बनना क्या पड़ेगा, नर्सिंग ऑफिसर। तो जितना जल्दी बनोगे उतना जल्दी बेनिफिट आपको मिलेगा। बाद में पता नहीं मोदी जी को तुरंत आज रात 12 बजे से एलटीसी बंद, फिर आप लोग सपने देखते रहोगे। सो व्हाट इज एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, दिस इज नोन एज ESWL, शॉर्ट में बोलते हैं इसको ESWL, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। इसमें हम क्या करते हैं, सिंपली थ्रू द यूरेथ्रा गाइड वायर इंसर्ट करते हैं, थ्रू द यूरेथ्रा गाइड वायर इंसर्ट करते हैं, और जहां पे स्टोन है, अल्ट्रासाउंड गाइडेड ये स्टोन चलता है, और उसमें आपको स्टोन विजिबल रहेगा अल्ट्रासाउंड के थ्रू। सो जहां पे स्टोन होगा वहां पे वायर जाके उसको एक्चुअली सोख देंगे, जिससे वो स्टोन क्या होगा, छोटे छोटे पीस में ब्रेक हो जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाएगा। और फिर पेशेंट को हम हाइड्रोजन थेरेपी देंगे, एक्सेसिव ड्रिंक आईवी और ओरल जो भी फूड ले सकता है, हाइड्रोजन थेरेपी वो देंगे, जिससे क्या होगा, स्टोन सारा यूरिन के थ्रू आउट हो जाएगा। सो दिस इज नोन एज एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, या ओनली लिथोट्रिप्सी आप इसको बोल सकते हैं, अगर ये नहीं लिखा हुआ तो वो भी सेम ही है। इट इज अ प्रोसीजर दैट यूज शॉक वेव टू ब्रेक अप स्टोन्स इन द किडनी एंड पार्ट ऑफ द यूरेटर। इतना ही है इसमें। और इसमें आपको आफ्टर प्रोसीजर पेशेंट को क्या देना है, हाइड्रेशन थेरेपी, हाइड्रोजन थेरेपी। लिख लिया, हाँ भाई बंद कर दिया, कोशिश तो कर रहा है। अरे तोड़ दो, सब तोड़ दो तुम लोग, हाँ? पता नहीं मेरी तो नजर अभी गई तो, नेट तो बता रहा है पर अभी जरूरत नहीं है। वापस करने पड़ेगा, वापस कर दो, नया बना दो। यस हो गया। नेक्स्ट इज a very important condition which is known as pyelonephritis. In the recent last exam में भी इसका क्वेश्चन आया था, pyelonephritis में पूछा था where is the location of pain in case of pyelonephritis, जो अभी नॉट सेट हुआ था सेवन उसमें। सो pyelonephritis दो वर्ड से मिलकर बना है, पाइलो एंड देन नेफ्राइटिस। पाइलो इज रिलेटेड टू renal pelvis, पाइलो इज द pelvis and then nephritis is the inflammation of kidney and pelvis। pelvis हमने पढ़ा था, याद है, what is renal pelvis, renal pelvis part, so हमने किडनी जो है वो बनाया था, याद होगा। एंड देन जब यूरेटर यहां से एग्जिट करता है, एक ट्रायंगल से एरिया होता है, इसको क्या बोलते हैं, दिस ट्रायंगुलर एरिया इज, इसको बोलते क्या है? अरे इसी को तो बोलते हैं renal pelvis, पता नहीं क्या सोचते रहते हो। सो दिस ट्रायंगुलर एरिया इज नोन एज renal pelvis एंड देन यूरेटर। सो दिस जिसकी हम बात करें इसको बोलते हैं renal pelvis। फर्स्ट पार्ट ऑफ यूरेटर का जो फर्स्ट पार्ट है जिससे कनेक्शन है वो क्या है आपका renal pelvis। ये कर दो, नया बनाया नहीं, नहीं स्टार्ट नहीं हुआ, हाँ ठीक है।
Next, it is the bacterial infection of the renal pelvis tube and interstitial tissue of the kidney. Causes. So infection है और infection होने का cause एक ही है, किसी भी तरह का इन्फेक्टिव एजेंट वहां पे पहुंचना. सो मोस्टली अगर हम बात करें तो इसमें वेक फ्लो ऑफ द यूरिन की वजह से हो सकता है, लाइक स्टोन है और उससे यूरिन वेक फ्लो कर रहा है, या पेशेंट को सिस्टाइटिस हो रखा है, ब्लड का इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्शन प्रेजेंट वहां पे पहुंच गया किडनी के अंदर, या फिर पाथवे में जो भी इन्फेक्शन या ब्लड के अंदर इन्फेक्शन था वो किडनी में आ गया, उससे हो सकता है. सो ब्लड इन्फेक्शन वेक फ्लो करके जाएगा ऊपर, सिस्टमिक इन्फेक्शन ब्लड का इन्फेक्शन है उससे हो सकता है, ब्लड ऑब्स्ट्रक्शन जब ऑब्स्ट्रक्ट करेगा तो यूरिन वापस वेक फ्लो करेगा, उससे हो सकता है प्रॉब्लम. सो दीज आर द कॉज, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सिस्टमिक इन्फेक्शन और एनी टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन. यही तो कैसे चलेगा ना. सो पाइलोनेफ्राइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ यूरेटर, इट्स अ फनल शेप फॉर ट्रायंगुलर शेप एरिया जिसको हम बोल रहे हैं पेल्विस, उसमें इन्फेक्शन होना कोस ब्लडर इन्फेक्शन, लाइक दिस इज द ब्लडर. यहाँ पे अगर इन्फेक्शन होगा तो जो यूरिट आपके यूरेटर है उनके थ्रू कहाँ पहुंच सकता है ऊपर, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया यूरिट इसमें या यहाँ पे कहीं भी, तो फिर भी यूरिन फ्लो करेगा, उससे हो सकता है. ब्लड में इन्फेक्शन है तो डायरेक्टली किडनी में पहुंच के इन्फेक्शन कर सकता है, सिस्टाइटिस होने से हो सकता है. नेक्स्ट टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पाइलोनेफ्राइटिस. वन इज एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस सडन ऑनसेट इज एन एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस एंड स्लोली स्लोली लॉन्ग हिस्ट्री के साथ उसको बोलेंगे क्रॉनिक. यहाँ पे पेशेंट के पास हिस्ट्री ऑफ मल्टीपल एपिसोड होगा, पहले भी पेशेंट को हो रखा है, पहले से ही प्रॉब्लम, उसको हम बोलेंगे क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस. तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस एंड देन इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड वन दैट इज क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस. सो फर्स्ट लिखिए आप एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस. एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ renal pelvis which is appears suddenly, सडन अपीयरेंस. इसको डिफरेंशिएट करने का एक तरीका है, वो है हिस्ट्री कलेक्शन. आप क्या करेंगे पेशेंट में हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, जब आप हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे तो पेशेंट आपको बताएगा कि प्रीवियसली उसको कोई इश्यू नहीं था ऐसा, बट सडनली कुछ दिन पहले से 2 दिन 4 दिन 5 दिन पहले से कुछ ऐसा इश्यूज आ रहा है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है, बर्निंग यूरिनेशन, पेनफुल यूरिनेशन, ये सारा देखने को मिल रहा है. एंड इन्फेक्सिव जो सिम्टम्स है लाइक फीवर आ रहा है, सोर थ्रोट हो रहा है, जब आप ब्लड सैंपलिंग करेंगे तो डब्ल्यूबीसी का लेवल आपको हाई मिलेगा, टीएलसी ज्यादा मिलेगा, तो वो हिस्ट्री से आप डिफरेंशिएट कर लेंगे कि एक्यूट और क्रॉनिक. क्रॉनिक वाला कंडीशन होगा तो पेशेंट लंबी हिस्ट्री बताएगा कि 5 साल पहले से ही चल रहा है. So it is characterized by enlarged kidney with interstitial infiltration of inflammatory cells. पहला पॉइंट लिखा है किडनी क्या हो गई है एनलार्ज, और उसके साथ में इंटरस्टिशियल जानते हो, अरे जानते हो कहाँ इंटरस्टिशियल बताओ, बीच में इनर इंटरस्टिशियल कहाँ है, बीच में है. रेनल किडनी के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट, ये 2 पार्ट कर दिए लो, अंदर वाला मेडुला, बाहर वाला cortex. Then what is the interstitium of the kidney, renal interstitium, मेडुला है या cortex. अब तो मैं खत्म करने वाला हूँ रेनल सिस्टम भी है, स्पेस दैट इज इंटरस्टिशियम. ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ये इंटरस्टिशियल नहीं आपको पढ़ना है इंटरस्टिशियम, और कल पढ़ के आना है, नहीं तो खत्म हो जाएगा सिस्टम. व्हाट इज इंटरस्टिनल इंटरस्टिशियम, कोशिश करोगे तो आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा, कोशिश करने के बाद भी नहीं आएगा तो फिर मैं कल पढ़ाई दूंगा, वैसे तो पढ़ाया पर फिर भी मैं और बता दूंगा, बट आप एक बार पढ़िए व्हाट इज रिनल इंटरस्टिशियम. नेक्स्ट एब्सेस, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन जो साइज बढ़ेगी उसका रीजन अगर हम बात करें तो किडनी में क्या हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया है, और इन्फ्लेम्ड होने की वजह से किडनी का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हुआ किडनी आपको साइज बड़ा हुआ मिलेगा. सम टाइम एब्सेस मे बी रोटेट ऑन द किडनी renal kidney और विद इन द renal capsule at the junction of corticomedullary junction. बताया था ये corticomedullary junction बताया, ये भी नहीं बताया सर आपने, तो कुछ नहीं बताया. ये आपका यहाँ पे ये क्या है corticomedullary, जहाँ पे कॉर्टेक्स और मेडुला एक दूसरे से मिलते हैं, ये एरिया क्या होता है corticomedullary junction का, क्या होता है यहाँ पे, सेकंड टाइप ऑफ नेफ्रॉन है मेडुला के पास में, मेडुला पास में यानी जक्स्टा, जक्स्टा इज नियर टू द साइट, सो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन. याद है, नहीं याद नहीं है सर अभी तो, कोई नहीं, क्या करना याद करके, अच्छा लिखना है. सो कॉर्टिकोमेडुलरी जंक्शंस में कभी कभी एब्सेस फॉर्मेशन हो सकता है इन्फेक्शन होने की वजह से, और फिर पेन करेगा सीवियरली, एंटीबायोटिक इज ओनली द ऑप्शन. आप लोगों को बोला था मैंने, आप लोग डिस्कस किया करो एक दूसरे से, आप लोग डिस्कस नहीं करते हो, आपको लगता है ईगो कि मेरे इससे डिस्कस करूं मैं, इसको तो कुछ आता ही नहीं है, मेरे को सब आता है, उसको लगता है इसको कुछ नहीं आता है, मेरे को ही आता है, और दोनों को कुछ नहीं आता है, दोनों को ये लगता है बस. तो इसीलिए एक दूसरे से डिस्कस किया करो कि भाई क्या आता है क्या नहीं आता है, तब पता चलेगा कितना आता है, क्या आता है, सब कुछ. तो घर जाके डिस्कशन किया करो, अपनी ये चूचू मुंह में बंद करके आज पेनिसिलिन पे डिस्कशन करते हैं, ये क्या करो है, खाना खा रहे हैं नमक नहीं डाला है, उसी में आधा घंटा निकाल देते हैं. और नमक को छोड़ो, नमक को क्या कर रहे हैं, नहीं डाला तो डाल लो, नहीं डाल दो ऐसे खाना तो खा लो, मैंने बोला था उसे एडजस्टमेंट करो, अभी 6 महीने से क्या करना है एडजस्टमेंट, बाकी सारी चीजें बाद में, बाद में ऐसे 5 स्टार होटल की तरह किचन में आना एक से से, और फिर एक मिनट रखना, बोलना आज ये बनाओ ये बनाओ, लेकिन अभी तो क्या करो, अभी से चाहिए मेड बना दो, हमारे मेड रखो, ऐसे रूम बनाओ, वो खाना बनाएगी, फिर हम खाएंगे, फिर हम सोएंगे, फिर सिलेक्शन भी सोएगा, वो भी कहाँ बेचारा उठेगा आगे. सो ऑब्वियसली व्हेन पेशेंट इज हैविंग इन्फ्लेमेशन, पर्सन विल हैव chills, fever and leukocytosis. Leukocytosis is an increase white blood cell, WBC. कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है. So there are 2 types. One is granulocyte and second one is agranulocytes. There are 2 types,
granulocytes and agranulocytes. Those type of white blood cell which having granules in the cell, that is known as granulocytes, and those which also having granules, बताया मैंने blood तब याद होगा, but they are not strained by any dye, that's why they are known as agranulocytes. granules तो होते हैं और इतने कम या इतने small होते हैं कि उनको हम dye नहीं कर पाते, इसलिए वो strain नहीं होती है. These are granulocytes are three types: eosinophil, basophil and neutrophils, and these are two types: monocytes and lymphocytes. So these five types जो इनके आगे further types होते हैं, and these five are known as TLC, total leukocytes, and C for count. तो हम यहाँ पे TLC देखेंगे, white blood cell count देखेंगे, and TLC आपको क्या मिलेगा? Very high, तो उसी को हम बोलते हैं leukocytosis. Now if the person is having acute infection, which leukocyte will increase out of five? Eosinophil, basophil, neutrophil, your monocytes and your lymphocytes. Which white blood cells is high in acute inflammation? है monocyte, बताओ रे, है? So the first line defense in WBC is found by our one and only neutrophils, जो सबसे पहले खड़ी है आपके लिए. अगर neutrophils फेल हो गया, then person chronic infection में जाएगा, और chronically फिर आपको क्या ही मिलेगा? Chronically the monocyte will increase and they will fight for you. So chronically monocyte and acutely neutrophil जो first line defense बनाता है. तो अगर acute infection है तो हमेशा ब्लड में पहले कौन बढ़ेगा? neutrophil, जो सबसे आगे सैनिक बन के खड़ा है. बाकी तो बाद में आएंगे. neutrophil is the first one. चलो next आगे. हो गया? Pyuria, pus in the urine, low back pain and flank pain. क्वेश्चन अभी मैं बोला था, अभी आया था क्वेश्चन. सो पेन कहाँ पे होता है? फ्लैंक रीजन में आपको पेन हो तो कॉमन क्वेश्चन था, आई थिंक सबने किया ही होगा. या फ्लैंक नहीं दिया तो फिर कोस्टोवर्टिब्रल एंगल, जो भी ऑप्शन में दोनों में से एक था. टेंडरनेस था, टेंडरनेस पूछा था कहाँ पे टेंडरनेस होता है. कोस्टोवर्टिब्रल एंगल इज टेंडर. नोजिया, वोमिटिंग एंड हेडेक, पेनफुल यूरिनेशन, पेन एंड रेडनेस. लिखा देखो यहाँ पे कोस्टोवर्टिब्रल एंगल, टेंडरनेस, रेडनेस इज टेंडरनेस. ये हो गया खत्म. सो दिस इज ऑल अबाउट द सिम्टम्स रिलेटेड टू पाइलोनेफ्राइटिस. प्लीज, हमारी क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी. हाँ कोई बात नहीं, डिस्कनेक्ट हो गई थी तो लिख लिया. कोस्टोवर्टिब्रल एंगल समझ में आ गया? वेयर इट इज लोकेटेड? एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी. सो पोस्टीरियर पार्ट ऑन द साइड ऑफ दिस वर्टिब्रल कॉलम, जो आपकी 12th जो आपकी है रिब्स, उसके नीचे वाले पार्ट में जो है, दिस इज नोन एज कोस्टोवर्टिब्रल एंगल. नेक्स्ट, डायग्नोसिस. सो इन्फेक्शन हो रखा है, यूनिवर्सिटी से आप साइज देख सकते हैं, आईवी पाइलोग्राम देके हम आपका अल्ट्रासाउंड और सॉरी सीटी स्कैन हम कर सकते हैं. यूरिन टेस्ट करने से इन्फेक्टिव एजेंट का आपको पता चल जाएगा, और ब्लड टेस्ट भी हम कर सकते हैं. यहाँ पे ब्लड टेस्ट, कल्चर कर सकते हैं. कल्चर सेंसिटिव टू आइडेंटिफाई एनी टाइप ऑफ पैथोजेंस, अगर सिस्टमिक इन्फेक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व है तो. अदरवाइज अगर ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी है तो सीटी स्कैन आपको कंफर्म कर देगा कि स्टोन है, उसकी से यूरिन फ्लो कर रहा है, या स्टोन है तो यूएसएस हम साइज देख सकते हैं. पाइलोग्राम करके भी हम पता लगा सकते हैं. जब आप क्या देंगे, डाई प्रोवाइड करेंगे, उससे आपको लोकेशन आइडेंटिफाई हो जाएगी जहाँ पे जाके वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है. यूरिन टेस्ट से आप जो भी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन माइक्रोबायोलॉजी है वो सारा आपको पता चल जाएगा. ब्लड इन्फेक्शन है तो कल्चर कर सकते हैं ब्लड का. जब भी कल्चर एंड सेंसिटिविटी का टेस्ट करते हैं तो हमेशा अपने आप को ध्यान रखना है, असेप्टिक टेक्निक यूज करनी है. ऑलवेज यूज द असेप्टिक टेक्निक एंड ऑलवेज प्रीफर स्पेसिमेन कलेक्शन फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग एनी एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब्ड. अगर कोई एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब्ड है तो पहले एंटीबायोटिक नहीं देनी है, पहले क्या करना है, स्पेसिमेन कलेक्ट करना है स्टेराइल कंटेनर में, और उसके बाद आप स्टार्ट करें एंटीबायोटिक थेरेपी मैनेजमेंट. सो इन्फेक्शन होगा तो एंटीबायोटिक की ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे. तो एंटीबायोटिक थेरेपी कौन सी एंटीबायोटिक देंगे? व्हेन पेशेंट इज हैविंग पाइलोनेफ्राइटिस एक्यूट इन्फेक्शन इज देयर, व्हिच ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक यू प्रेफर? क्या देंगे, क्या देते हैं? क्लोरामफेनिकोल है. अच्छा, आप कोई बंगाली बाबा नहीं हो जो कुछ भी दे दो, ये क्लोरामफेनिकोल दे दो, वो दे दो. है पता नहीं कौन सी ड्रग बोल रहा है, ऐसा एंटीबायोटिक मैंने तो सुना ही नहीं, क्या बोल रहा है. द बिग प्रॉब्लम इज आप लोगों को जो नाम याद रखते हैं, आप लोग वही याद होते हैं जो आपने दिया होता है पेशेंट को. मैंने सेप्ट्रेक्सोन दिया, मुझे सेप्ट्रेक्सोन याद है. मुझे मोनोसेप दिया, मोनोसेप. लाइक दो स्टूडेंट को पूछा कि आप क्या दोगे, एक ने बोला मैं सेप्ट्रेक्सोन दूंगा, दूसरे को पूछा तो बोला मैं C1 दूंगा, तीसरे को आप क्या दो, मोनोसेप दूंगा मैं तो. और उनको पता नहीं सभी एक ही है. टेक्निकली तो ऑल आर सेम, क्योंकि ये सब किसके है, सेप्ट्रेक्सोन की तो ब्रांड नेम है. द नेम ऑफ ब्रांड नेम इज मोनोसेप और C1 और जो भी पता नहीं, मुझे नहीं पता इतने नाम, पर मैं सिर्फ जो आपके केमिकल नेम है वही पता है मुझे. तो आपको ड्रग्स जो है वो नाम याद रखना है विद द केमिकल नेम ओनली, नॉट विद ब्रांड नेम. ब्रांड नेम तो हजारों हो सकते हैं. लाइक पैरासिटामोल आप लेने जाओ, आप मार्केट में जाओ, आपको जोधपुर में मिलेगी 100-200 टाइप की पैरासिटामोल, कंपनी पता नहीं कितनी मिलेगी आपको. सो आपको उस नाम को याद रखना है. यू शुड रिमेंबर द केमिकल कंटेंट ऑफ द ड्रग. सो यहाँ पे जो हम ड्रग्स की बात करें, वी ऑलवेज प्रेफर द पेनिसिलिन ग्रुप ऑफ ड्रग्स, जो सबसे बेनिफिशियल और बेस्ट ड्रग है. पेनिसिलिन ग्रुप आ गया तो उसमें आप एमोक्सिसिलिन दो या कुछ भी दो, उसमें डिपेंड करेगा कौन सा कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो आप फाइंड आउट कर रहे हैं वहाँ पे. बट हम ग्रुप कौन सा याद रखेंगे, पेनिसिलिन. एंड पेनिसिलिन के 4 ग्रुप जो है वो मैं आपको आई थिंक लास्ट क्लास में ही लिखा चुका हूँ. याद है या भूल गए? अच्छा, मतलब कॉन्फिडेंस इतना है आप में, सर याद है, आप पूछ लो बोलिए, और अभी एक ड्रग नहीं बता पाओगे. चलो पता नहीं, बताओ फिर सेप्ट्रेक्सोन कौन से ग्रुप में थी? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन बताया था. वेरी क्या था मैं भी भूल गया. अब तो नेचुरल पेनिसिलिन वेरी वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम, वेरी वेरी नैरो स्पेक्ट्रम.
So next is the most effective way for the prevention of infection and pain or stone formation in urinary system, the hydration therapy. Specifically उन हर एक पेशेंट को एडवाइस किया जाता है जिनको फ्रीक्वेंटली यूटीआई होने के चांसेस दिखते हैं, जिनको यूटीआई होता है, उन पेशेंट्स को फ्रीक्वेंट बोला जाता है कि बार-बार क्या ड्रिंक करना है, वाटर. जितना ज्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करेंगे, पर्सन विल हैव एक्सेसिव यूरिन आउटपुट. यूरिन आउटपुट क्या होगा, ज्यादा इंक्रीज होगा, एंड जब यूरिन आउटपुट इंक्रीज होगा तो उससे जो बैक्टीरिया वायरस जो भी वो फ्लश आउट होकर बॉडी से आउट हो जाएगा. सो दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट यूटीआई और टू क्योर द यूटीआई. सो इसीलिए हाइड्रेशन थेरेपी यूटीआई जो आपका रीनल सिस्टम है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है. स्पेसिफिकली यूटीआई इज वेरी कॉमन इन फीमेल, एंड इसलिए फीमेल को एडवाइस किया जाता है कि यू शुड ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर. सो मोर एंड मोर यूरिन विल बी प्रोड्यूस्ड, एंड ये जो यूटीआई होने के चांसेस है वो क्या मिलेंगे आपको, कम मिलेंगे. नेक्स्ट, chronic repeated attack of acute pyelonephritis may lead to chronic pyelonephritis. So मैंने बोला हिस्ट्री प्रेजेंट रहेगा, आपके पेशेंट हिस्ट्री कलेक्ट करोगे तो बोलेगा प्रीवियसली भी बार-बार मुझे ऐसा होता रहा है, और जब मोर देन वन टाइम होगा तो फिर हम उसको किसमें कंसीडर करेंगे, chronic pyelonephritis. Kidney becomes scared, scar formation हो जाएगा, kidney with a hard scar and contracted, जैसे छोटी किडनी हो जाएगी. जैसे जैसे इन्फेक्शन बार-बार होगा, टिश्यू डैमेज होगा, नेक्रोसिस होगा, उसकी वजह से किडनी क्या हो जाएगी, स्मॉल इन साइज एंड नॉन फंक्शनिंग, काम करना भी बंद कर देगी, यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, मेटाबॉलिक वेस्ट बढ़ जाएंगे बॉडी में. chronic pyelonephritis हो गया तो फिर डायलिसिस करो या फिर किडनी ट्रांसप्लांट. ठीक है, ये आज कंप्लीट कर देते हैं पाइलोनेफ्राइटिस. देन उसके बाद आपको मैं पढ़ाऊंगा सिस्टाइटिस, प्रोस्टेटाइटिस, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन. उसमें तो कुछ है नहीं, एक तो पॉजिटिव एजेंट तो आप जानते हैं, यूटीआई का मोस्ट कॉमन कॉज ई कोलाई, एंड मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इंफेक्शन भी हम इसको बोलते हैं, ये होता है. एंड मोस्ट कॉमन ग्रुप इज फीमेल. फीमेल इज द मोस्ट कॉमन ग्रुप फॉर यूटीआई, एंड उसका रीजन जो एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं कि व्हाई फीमेल इज मोर. So there are two reasons. One is short length of urethra, and the opening of the urethra is near to the anal area and perineal area, and perineal area is not considered that much clean, and इसलिए इन्फेक्शन फीमेल में होने के चांसेस ज्यादा. बस ये यूटीआई का यही है, और मैनेजमेंट एक ही है, हाइड्रेशन थेरेपी देते रहो. इसके अंदर एक ड्रग मैं पढ़ाऊंगा जो है पाइलोडियम, फिनाजोपाइडियम. सुनिए, उसका क्वेश्चन भी बहुत बार आता है एग्जाम में, जो लास्ट में पढ़ाऊंगा मैं, फिनाजोपाइडियम. नहीं सुना, पाइलोडियम नहीं पढ़ा. which is the most common problem associated with फिनाजोपाइडियम. हम यहाँ सुना है, patient presented to you and he is receiving फिनाजोपाइडियम, and he complaining that she is passing orange color of urine. What is this? हाँ, ये तो पता है सर, हमने रखा पूरा, यस आ जाए तो बिल्कुल नॉर्मल. सो दिस इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम विद फिनाजोपाइडियम, ऑरेंज कलर का यूरिन आता है. नहीं पता है तो कोई नहीं, इट्स ए टाइप ऑफ यूरिनरी एनाल्जेसिक है ये, जो हम यूटीआई के पेन के लिए बहुत कॉमनली यूज करते हैं, वो मैं लास्ट में बता दूंगा. ये भी नेक्स्ट, फटीग, वेट लॉस, और इस पे कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा. लास्ट में क्या हो जाएगा, रीनल फेलियर, स्कारिंग एंड रीनल फेलियर. अर्ली फेज में पॉलीयूरिया हो सकता है, जब किडनी डैमेज होना स्टार्ट होगा, जब बड़े बड़े ओपनिंग बनेगी तो सीधा सारा का सारा फिल्ट्रेट किसमें जाएगा, यूरिन में. लेकिन जैसे जैसे टाइम पास करेगा और किडनी धीरे धीरे नैरो होती जाएगी, कॉन्ट्रैक्टेड होती जाएगी, फिर किडनी पूरी तरह से फेल, और अल्टीमेट रिजल्ट क्या है इसके अंदर, एक ही वो है रीनल फेलियर, क्रॉनिक रीनल फेलियर होगा, और उसका एक ही मैनेजमेंट होगा जो हम क्या करेंगे, या तो डायलिसिस या फिर द रीनल ट्रांसप्लांटेशन. देखिए नेक्स्ट, तो पढ़ के आना है कल, और आई थिंक जो डिजीज जो है वो सारी कल कंप्लीट कर लेंगे हम, और जो ड्रग्स बची है उसको मैं एक क्लास और पढ़ा के उसमें आपको कंप्लीट कर देंगे. ये लिखिए. नेक्स्ट, डायग्नोसिस. सो इसको डायग्नोस करने के लिए कुछ टेस्ट लिखे हैं. आईवी यूरोग्राम, क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट, बीयूएन. बीयूएन इज द ब्लड यूरिन नाइट्रोजन, क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट, तो यूरोग्राम कर देंगे. किडनी नॉन फंक्शनिंग है तो ये सारे आपको क्या मिलेंगे, हाई मिलेंगे, एलिवेटेड मिलेंगे. क्रिएटिनिन क्लियरेंस रेट जो है वो बहुत लो होगी, क्रिएटिनिन का क्लियरेंस नहीं होगा, बॉडी में क्रिएटिनिन का लेवल आपको नॉर्मल से बहुत ज्यादा मिलेगा, ब्लड यूरिन नाइट्रोजन बहुत हाई मिलेगा. और एंड स्टेज रेनल डिजीज हमने ऑलरेडी बात किया, इसका क्या होगा कॉम्प्लिकेशन, ईएसआरटी, और इसमें आपको क्या करना है, बस किडनी ट्रांसप्लांट, नो अदर ऑप्शन. हाइपरटेंशन, वॉल्यूम जब बाहर नहीं जाएगा, बॉडी के अंदर रिटेंशन करेगा फ्लूइड, तो बॉडी में एडिमा, हाइपरटेंशन इज अ कॉमन प्रॉब्लम जो इस रीनल सिस्टम में हर जगह आपको देखने को मिलती है. इफ यू हैव एनी ड्रग्स जो आपको लग रहा है इस सिस्टम की है, जो आपको डाउट में, वो भी आप ला सकते हैं, बता सकते हैं, उसको भी हम लास्ट में डिस्कस कर सकते हैं. सो अगर आपके माइंड में कोई ड्रग आ रहा है, मुझे नहीं, मुझे जो पता है वो मैं बता दूंगा. जो हमने आज एक तो पाइडियम, एक और कौन सा बोला था मैंने, इससे पहले एक ड्रग बताया एनएसएआईडी, हो तो एनालिसिस के, चलो तो वैसे ही पढ़ा दूंगा मैं. अगर सिस्टम रिलेटेड कोई भी स्पेसिफिक ड्रग है जो आपको पढ़नी है, आप पढ़ रहे हो, कोई क्वेश्चन और उसमें आ रही है, तो वो आप लेके आ सकते हैं, बाद में नहीं कि हमें तो पढ़ा ही नहीं. ठीक है, क्लियर. किडनी स्टोन बन सकता है क्योंकि सब कुछ यूरिया यूरिक एसिड बॉडी में रिटेन कर रहा है. मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक दे दो, ठीक हो जाए तो, नहीं तो क्या करो, किडनी ट्रांसप्लांट कर दो. सो एंटीबायोटिक थेरेपी, नर्सिंग मैनेजमेंट में हॉस्पिटलाइजेशन एंड आईओ स्टार्टिंग, इंटेक एंड आउटपुट स्टार्टिंग. सो कल सुबह 8:30 बजे फिर से बता रहा हूं मैं, जो भी ऑन्कोलॉजी जो बचा हुआ पार्ट पढ़ना है वो आ सकते हैं. डिजीज पोर्शन आई थिंक हम पढ़ रहे थे उसमें, वो हम डिस्कस करेंगे कल सुबह 8:30 बजे से 12:30 बजे तक. और जो भी आपके कलीग्स जो है हॉस्टल में है, जो उनको पहले रह गया तो उनको भी आप बोल सकते हैं, और नए वालों को मैंने बता ही दिया, आपकी इच्छा है तो आप भी मोस्ट वेलकम. बाकी दिस इज ऑल अबाउट द pyelonephritis. We have one more disease, that is polycystic kidney disease. As like polycystic ovarian disease, we have a polycystic kidney disease. So we'll discuss about that disease in next class tomorrow. Thank you.